सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C24 बिग विलो सुपरमार्केट। जब चेन ये ने ये शब्द कहे तो किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। झू शियाओ ने सहज रूप से जवाब दिया, वह लड़की बस किसी कारणवश झू शियाओ को बिना किसी तर्कसंगत कारण के चेन ये की कही हर बात का खंडन करने की तीव्र इच्छा हुई। लेकिन जब झू शियाओ ने अपनी यादों को खंगाला तो वह ये जानकर चौंक गई कि उसे उस लड़की का नाम बिल्कुल भी याद नहीं था, या यूं कहें कि उसने उस लड़की को पहले कभी देखा ही नहीं था। उनके आसपास मौजूद लोगों के भाव भी धीरे धीरे बदल रहे थे। झू शियाओ ने हठपूर्वक कहा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हमने उस लड़की को नहीं देखा? उसके बाल इतने लंबे थे कि उसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वह बोलती गई, झू शियाओ की आवाज धीरे धीरे नर्म होती गई। चेन ये ने ठंडी मुस्कान के साथ उस जगह को घूरते हुए धीरे से कहा, जहां से लड़की गायब हुई थी, ये दीर्घायु गांव है। एक अनजान लड़की का इस तरह की जगह पर प्रकट होना और फिर हमारा पीछा करना, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है? झू शियाओ और बहस करना चाहती थी, लेकिन झू लैन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। शाओ चेन ये ने उस छोटे लड़के पर सरसरी नजर डाली, या यूं कहें कि यह छोटी बच्ची, वह स्पष्ट रूप से एक महिला थी, फिर भी काफिले के साथ यात्रा करते समय उसने खुद को एक लड़के के रूप में छिपा रखा था। चेन ये को अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसने कभी भी उसका रहस्य उजागर नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि चेन ये उस लड़की की हरकतों को खास तौर पर सहन कर लेता था, लेकिन वैसे भी इस दुनिया में ज्यादा लोग बचे नहीं थे। अगर उन्हें किसी खतरे का सामना करना पड़ा तो इस लड़की को बलि का मोहरा बनाना कोई बुरा विचार नहीं होगा। हमें जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए, पर्याप्त सामान इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए और शाम 4 बजे से पहले लोंगेविटी गांव छोड़ देना चाहिए। तलवार की परी कन्या ने अपने आसपास का जायजा लेते हुए सतर्कता से कहा। समूह ने अपनी बेचैनी को दबाया और गांव में स्थित विशाल विलो वृक्ष की ओर चलना जारी रखा। जब उन्होंने गांव के बाहर से इस विशाल विलो वृक्ष को देखा तो उन्हें केवल यही लगा कि यह काफी बड़ा है, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे उन्हें एहसास हुआ कि वह विशाल विलो वृक्ष वास्तव में बहुत बड़ा था। इसके तने को घेरने के लिए 3 लोगों को हाथ मिलाकर काम करना होगा। सर्वनाश से पहले भी इतने विशाल विलो वृक्ष का होना दुर्लभ ही रहा होगा। क्या यह विलो का पेड़ जल्द ही एक आत्मा बनने वाला है? वाह, कितना विशाल विलो का पेड़ है! मैंने इससे पहले इतना बड़ा पेड़ कभी नहीं देखा। हे भगवान, अगर हम इस विलो के पेड़ को बेच पाते तो शायद इसकी कीमत करोड़ों में होती। प्रलय के इस दौर में इस विशाल विलो वृक्ष को कौन चाहेगा? उस समूह का पीछा कर रहे बचे हुए लोग आपस में जोशपूर्वक चर्चा कर रहे थे। बस अगले मोड़ पर ही उन्हें विशाल विलो वृक्ष का असली रूप दिखाई देगा और साथ ही उन्हें बिग विलो ट्री स्मॉल सुपरमार्केट भी नजर आ जाएगा। इसलिए आयरन लान, नाना और चेन ये ने अपनी गति थोड़ी बढ़ा दी। हालांकि अन्य बचे हुए लोगों को यह समझ नहीं आया कि ये महामानव यहाँ क्यों आ रहे हैं, लेकिन वे जानते थे कि उनका अनुसरण करने से उनकी सुरक्षा में काफी सुधार होगा। अंत में जब आयरन लान सबसे पहले आगे वाले कोने से मुड़ा तो वह वहीं जम गया, गतिहीन हो गया। नाना की आंखें एकदम सिकुड़ गईं। आयरन लान, क्या हुआ? उस विशालकाय व्यक्ति ने मुश्किल से अपनी बात कही। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी और उसने कहा, नाना, तुम इधर आओ। वह युवती कुछ कदम तेजी से आगे बढ़ी और कोने से मुड़कर आयरन लान के रास्ते का अनुसरण करने लगी। चेन ये के दृष्टिकोण से जैसे ही उस युवती ने विशाल विलो वृक्ष का पूरा रूप देखा, उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वह नियंत्रित रूप से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई बेहद भयावह घटना देखी हो। चेन ये के मन में एक बुरी आशंका उत्पन्न हुई। तलवार चलाने वाली परी कन्या काफिले की सबसे शक्तिशाली योद्धा थी, जो लौ शेर से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। आखिर हुआ क्या था? चेन ये ने अपनी हाथ की धनुष उठाए और अपने कदम धीमे कर दिए। उनके पीछे बचे सभी लोग डरे हुए लग रहे थे और उनके कदमों की गति भी काफी धीमी हो गई थी। आयरन लान, नाना, तुमने क्या देखा? नाना ने चेन ये की आवाज सुनी और उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ी। चेन ये स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि उस युवती की पुतलियां फैल रही थीं। उसका चेहरा अत्यधिक भय से भरा हुआ था, मानो उसने कोई अविस्मरणीय दृश्य देखा हो। चेन ये, तुम इधर आओ। चेन ये की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। इन दोनों में क्या खराबी थी? ऐसा नहीं लग रहा था कि उन पर हमला हो रहा है। कुछ देर सोचने के बाद चेन ये धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उन्हें हर हाल में उस बड़े विलो पेड़ के नीचे स्थित छोटे से सुपरमार्केट तक पहुंचना ही था। बिना सामान के वे निश्चित रूप से इस प्रलय में मर जाएंगे। जैसे ही वह कोने से मुड़ा, उसका दृश्य धीरे धीरे साफ होता गया और उसकी दृष्टि का दायरा तेजी से विस्तृत होता गया। अंधकार में आकाश के नीचे लॉन्गेविटी विलेज के बाहर सूर्य विशेष रूप से दूर प्रतीत हो रहा था। गांव के केंद्र में एक बड़ा चौक था, जिसके बीचों बीच एक विशालकाय विलो का पेड़ था जो लगभग पूरी दृष्टि को ढक लेता था। आकाश से अनगिनत झुकी हुई हरी विलो की डालियां लटक रही थीं। यदि यह विशाल विलो वृक्ष किसी धूप वाली दोपहर में या किसी प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल पर दिखाई देता तो निस्संदेह यह एक सुंदर दृश्य होता। बेशक ऐसा उन हरी शाखाओं से लटकती लाशों के बिना संभव होता। एक के बाद एक लाशें। हर झुकी हुई हरी विलो की डाल के अंत में एक शव लटका हुआ था। इन शवों में पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे, ठीक वैसे ही जैसे इस विशाल विलो वृक्ष पर फल लगे होते हैं। वे बड़े विलो वृक्ष के नीचे घनी तरह से लटके हुए थे।
सरसरी तौर पर देखने पर इनकी संख्या कम से कम 100 से अधिक, शायद 200 तक भी हो सकती है। प्रत्येक शव विलो की शाखाओं से लटका हुआ था, न हवा थी और न ही जीवन के कोई संकेत थे। चेनिये को अब समझ में आ गया था कि आयरन लॉर्ड और नाना ने पहले इतने हैरान चेहरे क्यों बना रखे थे, क्योंकि अब उनके चेहरे पर भी वही भाव थे। चेनिये ने मुश्किल से अपनी बात कही, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, गला सूख गया था, फिर भी वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से कांपती रहीं। उसके सामने का दृश्य किसी भी सबसे भयानक हॉरर फिल्म से भी ज्यादा भयावह था, जिसे देखकर डर के मारे कंपकंपी छूट जाती थी। यहाँ असल में क्या हुआ था? यह विशालकाय विलो वृक्ष क्या था? वे लोग विलो के पेड़ से क्यों लटक रहे थे? चेनिये के दिल में अनगिनत भय और रहस्य उमड़ रहे थे। पीछे से धीमी सी सिसकने की आवाज आई। चेनिये चौंक गया और उसने अकड़कर अपना सिर घुमाकर झोउ लेन और झोउ शियाओ को देखा। दोनों बहनें अपने मुंह कसकर ढके हुए थीं, ताकि वे ऐसी कोई आवाज न निकाल सके जिससे कोई अज्ञात भयावह शक्ति आकर्षित हो जाए। उनके पीछे मौजूद बचे हुए लोगों के चेहरे पर भी वैसे ही भाव थे। सबकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गई थीं। चेनिये ने अपने होठों पर लगी सिगरेट से एक गहरा कश लिया और उसके फिल्टर को इतनी जोर से काटा कि वह चरमरा गया। सिगरेट की रोशनी ने आसपास के अंधेरे के एक छोटे से हिस्से को रोशन कर दिया। सब लोग तलाश करना बंद करो, जरूरी काम सामान इकट्ठा करना है, चेनिये ने कर्कश, धीमी आवाज में उन्हें याद दिलाया। उस बड़े विलो पेड़ के ठीक नीचे एक छोटी एक मंजिला इमारत खड़ी थी, जिसके बगल में एक लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था बिग विलो ट्री स्मॉल सुपरमार्केट। लकड़ी के साइन बोर्ड के बगल में एक छोटा सा दरवाजा था जो पूरी तरह से खुला हुआ था, जिसके माध्यम से वे हल्की रोशनी में सुपरमार्केट के अंदर कांच के काउंटर को भी देख सकते थे। सभी लोग सावधान रहें, इन चीजों को न छेड़ें, चेनिये ने धीमी आवाज में चेतावनी दी। आयरन लॉर्ड का विशालकाय शरीर सावधानीपूर्वक धीरे धीरे छोटे सुपरमार्केट की ओर बढ़ा। तलवार की देवी ने अपनी लंबी तलवार को मजबूती से पकड़ा और एक फुर्तीली बिल्ली की तरह हरकत की। चेनिये ने अपने हाथ में धनुष पकड़ रखा था, उसके होठों पर लगी सिगरेट फिल्टर तक जल चुकी थी, वह उसे फेंकना भूल गया था। उनके पीछे बचे हुए लोग अभी भी बेहद भयभीत दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने दांत पीसकर कई सीक्वेंस सुपरपावर्स उपयोगकर्ताओं के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। अंततः वे छोटे सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। समूह चुपके से छोटे से सुपरमार्केट के अंदर घुस गया। आयरन लॉर्ड और नाना दोनों ने अपनी अपनी टॉर्च चालू कर दी, जिससे सुपरमार्केट का अंदरूनी हिस्सा तुरंत सबके सामने आ गया। यह एक बहुत ही साधारण ग्रामीण सुपरमार्केट था। प्रवेश द्वार के ठीक सामने कांच के काउंटरों की एक कतार थी, जिसके पीछे अलमारियों का एक बड़ा सेट था। अलमारियों में सब कुछ मौजूद था, जिनमें से सिगरेट और शराब ने आधे से अधिक जगह घेर रखी थी। दाईं ओर अतिरिक्त अलमारियों की कई कतारें खड़ी थीं। ग्रामीण क्षेत्र के सुपरमार्केट के हिसाब से यह काफी विशाल था। इन सभी सामानों को देखकर सबकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। एक बूढ़ी औरत, जो बाकी सब लोगों के पीछे छिपी हुई थी, ने प्रचुर मात्रा में आपूर्ति देखी और अचानक उसके पैरों का दर्द गायब हो गया। उसकी दृष्टि धुंधली नहीं रही, उसका चेहरा पूरी तरह से लालच से भर गया। ये बूढ़ी महिला वही दादी थी जो पहले चेनिये के साथ झड़प कर चुकी दादी पोते की जोड़ी में शामिल थी। शायद ये जानते हुए कि महामानवों का अनुसरण करने से उसे लाभ होगा, ये बूढ़ी महिला चुपचाप पूरे रास्ते उनका पीछा करती रही, एक भी शब्द नहीं बोली, अपनी उपस्थिति को कम से कम करने की कोशिश करती रही। अब छोटे से सुपरमार्केट में सामान देखकर उस बूढ़ी औरत को लगा कि उसका फैसला बिल्कुल सही था। सुपरमार्केट के बाहर कहीं से हल्की हवा चली, जिससे विलो की शाखाओं के नीचे पड़े शव हल्के से हिलने लगे। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C25 अपर्याप्त आपूर्ति। छोटा सुपरमार्केट काफी अच्छी तरह से स्टॉक किया हुआ था, जिसमें न केवल इंस्टेंट नूडल्स और पेय पदार्थों की भरपूर मात्रा थी, बल्कि नीचे की अलमारियों पर चावल, आटा, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी पर्याप्त मात्रा थी। वर्तमान परिस्थिति में बचे हुए लोगों के लिए ये निस्संदेह सबसे दुर्लभ संसाधन थे। सामने के कांच के काउंटरों में सिगरेट और शराब के कई उत्पाद भी रखे हुए थे। चेनिये ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे सिगरेट को अपने साथ लाए बैग में डाल दिया। हालांकि इस बार सिगरेट की मात्रा शिंगहुआ कस्बे में मिली मात्रा के मुकाबले कहीं कम थी। कई कार्टन सिगरेट पैक करने के बाद चेनिये ने अन्य सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता चावल थी, उसके बाद आटा। जहां तक आलू के चिप्स जैसी चीजों की बात है, वे सबसे ज्यादा जगह घेरती हैं और अपनी मात्रा के हिसाब से सबसे कम मूल्य प्रदान करती हैं। सुपरमार्केट में झाड़ू, वॉश बेसिन और तौलिए जैसी अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी उपलब्ध थीं, लेकिन कोई भी उन वस्तुओं को नहीं ले जा रहा था। इस बार चेनिये 2 भरे हुए बैग लेकर आई थी। चेनिये ने एक को अपनी पीठ पर और दूसरे को अपनी छाती पर ले जाने की योजना बनाई थी। उसके पीठ पर टांगने वाला बैग थोड़ा बड़ा था और पूरा भरने पर उसमें दर्जनों पाउंड वजन आ सकता था। छाती पर पहना जाने वाला पैक एक छोटा बैकपैक था, जिसे विशेष रूप से उसके हाथों की गतिविधियों में बाधा न डालने के लिए डिजाइन किया गया था। शायद इसलिए कि यह सिर्फ एक गांव का सुपरमार्केट था, इसमें बहुत सारे उच्च गुणवत्ता वाले सामान नहीं थे, लेकिन इसमें स्थानीय पहाड़ी उत्पादों का अच्छा खासा भंडार था। वहां काफी मात्रा में प्रोसेस्ड मीट और सूखी मछली थी, और चेनिये ने जरा भी संकोच नहीं किया, लेकिन जैसे ही वह प्रोसेस्ड मीट और मछली को अपने बैग में पैक करने वाला था, अचानक एक कमजोर हाथ ने चेनिये के हाथों से पका हुआ मांस और मछली छीन ली। उसकी गति चेनिये की गति से केवल थोड़ी ही कम थी।
चेन ने ऊपर देखा तो उसे एक बुजुर्ग का चेहरा गुस्से से घूरता हुआ दिखाई दिया। चेन को याद आया, क्या ये वही दादी नहीं थी जिन्हें उन्होंने कुछ समय पहले दादी पोते की जोड़ी के रूप में अनुशासित किया था। चेन की आंखें ठंडी पड़ गईं और बिना एक पल भी सोचे उसने अपनी कमर से माचेटी निकाली और उसे नीचे की ओर घुमाया। इस समय हर सेकंड महत्वपूर्ण था और चेन का दूसरे पक्ष से बहस करने का कोई इरादा नहीं था। बुजुर्ग महिला ने शुरू में हंगामा करने और सामान के लिए लड़ाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने देखा कि वह चेन से मुकाबला कर रही है तो उसकी लड़ने की भावना पल भर में गायब हो गई। चेन को सीधे एक माचेटी निकालते और हमला करने के लिए तैयार होते देख बुजुर्ग महिला भय से कांप उठी। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और चेन को गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए मुड़कर दूसरे क्षेत्र की ओर चली गई। तलवार की परी कन्या ने पूरा दृश्य देखा, चेन को एक स्वीकृति भरी नजर दी और जल्दी से अपने कामों में वापस लौट गई। चेन और उस बूढ़ी औरत के बीच हुई संक्षिप्त मुलाकात को काफी लोगों ने देखा। ये सब देखने के बाद कई लोग चेन को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गए। तलवार की परी कन्या की हालत भी इस समय चेन से कुछ खास बेहतर नहीं थी। युवती के पीछे उससे भी लंबा एक बैग था जो पहले से ही लगभग आधा भरा हुआ था। उसके सहज व्यवहार को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि बैकपैक से उसे कोई खास परेशानी हो रही थी। केवल भार वहन क्षमता के मामले में ही तलवार परी कन्या चेन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। स्वॉर्ड इमॉर्टल सीक्वेंस के सीक्वेंस 2 के सुपरह्यूमन होने के वास्तव में योग्य। जहां तक आयरन लान की बात है, वह एक चलता फिरता आपूर्ति केंद्र बन गया था। शिंगहुआ कस्बे में वापस आकर चेन ने यह नहीं देखा था कि वह सामान कैसे इकट्ठा करता है, लेकिन इस बार उसने इसे अपनी आंखों से देखा और इससे चेन पूरी तरह से चकित रह गया। वह बड़ा मूर्ख एक बहुत बड़ा थैला लिए घूम रहा था। वह बैग इतना बड़ा था कि उसमें 3 चेन समा सकते थे और फिर भी जगह बच जाती। स्पष्टतः ये बैग विशेष रूप से ऐसी ही स्थितियों के लिए बनाया गया था। वह बड़ा मूर्ख बिना किसी भेदभाव के जो कुछ भी देखता था उसे थैले में भर रहा था। तरह तरह के चिकन के पैर, मसालेदार स्ट्रिप्स, लाओ गान मा, इंस्टेंट नूडल्स, सॉसेज, वह बड़ा मूर्ख उन सभी को एक ही झटके में अपने बैग में डाल लेता था। चावल के वे 20 पाउंड के बोरे उस बड़े मूर्ख के हाथों में आलू के चिप्स के बोरे जैसे लग रहे थे। सभी लोग चमकती आंखों से अपने अपने काम में व्यस्त थे और पूरी तरह से अपने अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। कुछ लोगों के बैग पहले से ही पूरी तरह भरे हुए थे, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने कपड़ों की जेबों और यहां तक कि अपने सीने के हिस्सों को भी तरह तरह के खाद्य पदार्थों से भर लिया था। इन लोगों के लालची रवैये को देखकर चेन ने मन ही मनाह भरी। ये जगह सुरक्षित नहीं थी और अगर ये लोग इतना सारा सामान लेकर खतरे में पड़ जाते तो शायद वे भाग भी नहीं पाते। ठीक उसी बूढ़ी औरत की तरह जिसका पहले चेन से झगड़ा हुआ था। बुजुर्ग महिला इस समय 2 बैग लिए हुए थी। जाहिर तौर पर वह चेन की तरह एक बैग अपनी छाती पर और दूसरा अपनी पीठ पर रखने की योजना बना रही थी। हैरानी की बात यह थी कि बूढ़ी महिला दोनों थैलों को लगभग 70 से 80% तक भरने में कामयाब रही थी। हालांकि बूढ़ी औरत अब जमीन पर बैठी थी और उठने में पूरी तरह असमर्थ थी। जहां तक झोउ लैन और झोउ शियाओ बहनों की बात है, उस मशहूर हस्ती ने अपनी पुरानी चकाचौंध खो दी थी और अब वह जरूरी सामान इकट्ठा करने में लगी थी। हस्ती की पीठ पर लटका बैग पहले से ही भरा हुआ था, जबकि उसके हाथ में पकड़ा बैग लगभग आधा ही भरा था। जहां तक झोउ शियाओ की बात है, उसने अपनी आधी से भी कम सामग्री एकत्र की थी। हालांकि लॉन्गेविटी विलेज में स्थित यह छोटा सुपरमार्केट आम ग्रामीण सुपरमार्केट की तुलना में बड़ा था, फिर भी यह उन बचे हुए लोगों की भारी संख्या को संभाल नहीं सका जो आपूर्ति की तलाश में आए थे। कुछ ही देर में वह छोटा सा सुपरमार्केट पूरी तरह से खाली हो गया, यहां तक कि किसी भी शेल्फ पर मसाले की एक भी बोतल नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर उस जगह को साफ किया हो। सभी को कुछ न कुछ लाभ हुआ, कुछ को दूसरों से अधिक। ये सब खत्म हो गया। किसी ने निराशा से कहा कि उसके बैग में अभी भी कुछ जगह बची है। आखिरकार ये सिर्फ एक छोटा सा सुपरमार्केट है, इतनी मात्रा में सामान होना ही काफी अच्छा है। देखते हैं कि इस सुपरमार्केट में गोदाम है या नहीं। शायद गोदाम में और भी चीजें हों। ये तो बस एक छोटा सा सुपरमार्केट है। क्या आपको लगा था कि इसमें शहर के बड़े गोदामों की तरह कोई बड़ा गोदाम होगा? आयरन लान के पीछे लटका हुआ विशालकाय बैग केवल आधा ही भरा हुआ था, जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत दूर था। तलवार परी कन्या के पीछे का थैला लगभग 70% ही भरा हुआ था और उसने अभी तक इस्तेमाल करने के लिए दूसरा थैला भी नहीं निकाला था। हमें क्या करना चाहिए? ये सामान बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। नाना ने अपने पीछे रखे बैग की ओर इशारा किया और काफी असंतुष्ट दिख रही थी। ये फसल उनकी उम्मीदों से काफी कम रही। आयरन लान ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैं अभी और सामान ले जा सकता हूं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। क्या हमें गांव के मुखिया के घर जाना चाहिए? ये आपूर्ति बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। चेन को भी झिझक महसूस हुई। ऐसा नहीं था कि जब भी उन्हें राशन की जरूरत होती थी उन्हें हर बार उपयुक्त आपूर्ति केंद्र मिल जाते थे। इस तरह वापस लौटना बेहद असंतोषजनक लगा। जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो क्यों ना गांव के मुखिया का घर भी देख लें। रेडियो से मिली जानकारी के अनुसार गांव के मुखिया के घर में अभी भी पर्याप्त मात्रा में सामान मौजूद है। ये जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। संक्षिप्त चर्चा के बाद उन तीनों ने गांव के मुखिया के घर जाने का फैसला किया।
उन्होंने इससे पहले पास ही में एक काफी प्रभावशाली बड़ा विला देखा था जिसे उन्होंने गांव के मुखिया का घर मान लिया था और यह छोटा सा सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं था। ये सुनकर कि तीनों महामानवों ने गांव के मुखिया के घर जाने की योजना बनाई है। कुछ बचे हुए लोग जिन्होंने पहले ही पर्याप्त मात्रा में सामान इकट्ठा कर लिया था, उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। मत जाओ, ये गांव किसी भी तरह से ठीक नहीं लगता, हमें जल्दी वापस लौटना चाहिए। जी हाँ, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सामान मौजूद है, ये बहुत खतरनाक है। अन्य बचे हुए लोग जो धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे, उनके चेहरों पर असंतोष के भाव दिखाई दिए। आपने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमें अभी तक ज्यादा कुछ नहीं मिला है। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो वापस जाए। झोउ लैन और झोउ शियाओ बहनें निश्चित रूप से चेन ये और अन्य लोगों के साथ मिलकर सामान इकट्ठा करना जारी रखेंगी। बहनों के काफिले में अपेक्षाकृत अच्छी तरह से रह पाने का कारण उनकी बार बार की साहसिक कारनामे करने की कोशिश ही थी। जैसे ही एक और बहस छिड़ने वाली थी, नानी आगे बढ़ी और डांटते हुए बोली, अभी भी बहस कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि बाहर क्या है? नाना की बातें सुनकर सबके चेहरे के भाव बदल गए। सुपरमार्केट के बाहर विलो के पेड़ों पर सैकड़ों शव लटके हुए थे। सभी को चुप देखकर नाना ने ठंडे स्वर में कहा, जो लौटना चाहते हैं वे स्वयं लौट सकते हैं। आपको हमारा आने का रास्ता याद रखना चाहिए। जो वापस नहीं लौटना चाहते वे हमारे साथ सामान इकट्ठा करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो लोग हमारा अनुसरण करने को तैयार हैं उन्हें निर्देशों का पालन करना होगा। अन्यथा अगर कुछ हो जाता है तो हम किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकते। बोलने के बाद युवती अपने लंबे पतले पैरों पर चलते हुए सुपरमार्केट से बाहर निकल गई। सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर सैकड़ों शव एक नाटक के दर्शकों की तरह चुपचाप उन लोगों को देख रहे थे जिन्होंने चुपके से गांव में घुसपैठ की थी। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C26 विचित्र गांव। अभी दोपहर के 1:46 बज रहे हैं। हमारे पास अभी भी सामान इकट्ठा करने के लिए 2 घंटे से अधिक का समय है। हमें शाम 4 बजे से पहले गांव छोड़ देना चाहिए। जल्दी करो, नहीं तो अंधेरा हो जाने पर हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। नाना ने अपनी कलाई पर घड़ी देखी और वहां मौजूद सभी लोगों से गंभीर भाव से बात की। सभी के चेहरों पर काफी गंभीर भाव थे। समय कितनी तेजी से बीत रहा था। जब वे गांव पहुंचे तब सुबह के 11 बज चुके थे और 2 घंटे बीत चुके थे। चेनिये के दिल में बेचैनी की भावना पैदा हो गई। जब समूह छोटे सुपरमार्केट से बाहर निकला और उस भयानक विशालकाय विलो के पेड़ को देखा तो सामान इकट्ठा करने से उन्हें जो खुशी महसूस हुई थी वह तुरंत आतंक और बेचैनी में बदल गई। यहां तक कि बिग फूल आयरन लान भी बेहद सतर्क नजर आ रहा था। सभी ने अपनी सांस रोक ली और बड़े विलो पेड़ के पास से दबे पांव चुपचाप गुजरे। चेनिये ने अपनी सांस रोककर मुश्किल से अपनी हाथ की धनुष पर पकड़ मजबूत की। जब उसकी नजर विलो की शाखाओं से लटके शवों पर पड़ी तो उसका दिल हल्का सा हिल गया। ये लाशें ठीक नहीं लग रही थीं। उन्हें याद आया कि जब वे पहली बार यहां आए थे तो ये शव इस दिशा की ओर मुख किए हुए नहीं लग रहे थे। पर अब इसे भूल जाए, अब इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। हमारी प्राथमिकता थी कि जल्दी से आवश्यक सामग्री इकट्ठा करके इस गांव को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता था। ठीक उसी क्षण अचानक एक चीख सुनाई दी। चीख तीखी और चुभने वाली थी। यह उनकी लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं लग रहा था। मौके पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। यह झोउ शियाओ ने चीख को पहचान लिया और कुछ कहना चाहा। चेनिये ने ठंडे लहजे में कहा, चुप रहो, चलो चलते हैं। झोउ शियाओ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। स्पष्ट रूप से वह इस समय अत्यधिक भयभीत थी। चेनिये के विपरीत झोउ शियाओ काफिले में काफी लोकप्रिय थी और बचे हुए अधिकांश लोगों को जानती थी। अभी अभी सुनाई देने वाली उस चीख ने झोउ शियाओ को कुछ जानी पहचानी सी अनुभूति दी। इससे झोउ शियाओ के दिल में डर और भी बढ़ गया। सौभाग्यवश चेनिये के कठोर आदेश ने उसकी कुछ हद तक तर्कसंगतता को बहाल कर दिया। टीम तेजी से उस बड़े विलो पेड़ के क्षेत्र से दूर चली गई और तब तक चलती रही जब तक कि वे पूरी तरह से उसकी पहुंच से बाहर नहीं निकल गए। तभी चेनिये ने राहत की एक हल्की सी सांस ली। चेनिये ने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा। जब वे छोटे से सुपरमार्केट से बाहर निकले थे तो उनके पीछे एक और व्यक्ति होना चाहिए था। लेकिन बस एक बार पीछे मुड़कर देखने से ही चेनिये के दिल को एक और हल्का सा झटका लगा। उसके पीछे कोई नहीं था। तभी एक बार फिर झोउ शियाओ थी। इस बार वह चेनिये को बेहद खौफ भरी नजरों से देख रही थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह चेनिये के पीछे देख रही थी। तू चेनिये को अचानक सिर में सिहरन सी महसूस हुई। वह तेजी से 2 कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ के धनुष को पीछे की ओर निशाना साधा। यहां तक कि आयरन लान और नाना भी पूरी तरह सतर्क थे। लेकिन चेनिये के पीछे लटकती लाशों से ढके बड़े विलो पेड़ के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं था। तुम उधर देखो, यह लिटिल ज़ूंग है, यह लिटिल ज़ूंग है। झोउ शियाओ ने कांपती हुई उंगली से बड़े विलो वृक्ष की एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। सभी ने उस दिशा में देखा जिधर झोउ शियाओ इशारा कर रही थी। बड़े से विलो पेड़ के नीचे एक शव लटका हुआ था। यह अपने आप में कोई खास अजीब बात नहीं थी। उस बड़े विलो पेड़ के नीचे 100 से अधिक शव पड़े थे। लेकिन जब सभी ने इस विशेष शव को स्पष्ट रूप से देखा तो प्रत्येक व्यक्ति के दिल की धड़कन अचानक बेतहाशा बढ़ गई। चेनिये की पुतलियां पल भर में सिकुड़कर सुई की नोक के आकार की हो गईं।
ये व्यक्ति वास्तव में उन बचे हुए लोगों में से एक था जो पहले उनके साथ छोटे सुपरमार्केट में दाखिल हुए थे। हालांकि चेन ये इस व्यक्ति से बहुत परिचित नहीं था, फिर भी उसने उसे उन बचे हुए लोगों में से एक के रूप में पहचान लिया जो उनके पीछे पीछे छोटे से सुपरमार्केट में आए थे। चेन ये के पीछे चल रहा व्यक्ति यही था। बड़े विलो पेड़ के नीचे लटकी लाश पर अभी भी एक फूला हुआ बैग लटका हुआ था। जब से समूह ने छोटे सुपरमार्केट को छोड़ा है तब से लेकर अब तक 1 मिनट से भी कम समय बीता है, लेकिन वह पहले ही उस विशाल विलो वृक्ष के नीचे पड़े कई शवों में से एक बन चुका था। हालांकि चेन ये खुद को मानसिक रूप से मजबूत मानता था, फिर भी वह खुद को अंदर तक कांपने से रोक नहीं पाया। इस बड़े विलो पेड़ में जरूर कोई समस्या थी। इस व्यक्ति को उस बड़े विलो पेड़ के नीचे क्यों लटकाया गया था? वहां बिल्कुल भी आवाज क्यों नहीं थी? आखिर हुआ क्या था? बिना एक पल भी सोचे चेन ये तुरंत चलने लगी। वह एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती थी। उसे बचाओ, मजाक मत करो। ये प्रलय का पहला दिन नहीं था। हालांकि विश्वभर में विसंगतियां हर जगह मौजूद थीं। मनुष्य अब भी असामान्यताओं के प्रति आतंक और भय से भरा हुआ महसूस करते थे। किसी ने भी उस शव पर ध्यान नहीं दिया जो 1 मिनट पहले उनका साथी था। हर कोई अपनी गति तेज करने लगा क्योंकि वे इस जगह से दूर जाना चाहते थे। इसी दौरान चेन ये की अपनी अनुक्रमिक शक्ति को जागृत करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। महज 3000 स्लॉटर पॉइंट्स के साथ चेन ये निश्चित रूप से सिस्टम से अपने क्रम को जागृत करने की विधि के लिए अदला बदली करेगा। इस प्रलयकारी दुनिया में केवल एक क्रम को जागृत करके ही जीवित रहने का रास्ता था। इस समय नाना के चेहरे के भाव भी अच्छे नहीं लग रहे थे। स्वॉर्ड इमॉर्टल सीक्वेंस 2 की एक अलौकिक शक्ति के रूप में उसकी 5 इंद्रियां और 6 धारणाएं आम लोगों से कहीं आगे थीं। लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि उस जीवित बचे व्यक्ति को उस बड़े विलो पेड़ पर कैसे लटकाया गया था। पूरा गांव मानो धूसर रंग की एक परत से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था। गांव के बाहर सूरज अभी भी तेज चमक रहा था, लेकिन गांव के अंदर उदासी और अंधेरा छाया हुआ था। वे बिल्कुल 2 अलग अलग दुनिया थीं। बड़े विलो पेड़ के नीचे स्थित छोटे सुपरमार्केट से समूह के लोग तेजी से कदम बढ़ाते हुए निकल पड़े। मेरे पास पर्याप्त सामान है, मैं अब और खोजना नहीं चाहता, आप सब खुद ही जाए, एक जीवित बचे व्यक्ति ने अचानक कहा। यह कहने के बाद जीवित बचा व्यक्ति सरकते हुए और रेंगते हुए गांव के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। चेन ये ने स्पष्ट रूप से देखा कि इस जीवित बचे व्यक्ति के बैग में केवल आधा ही सामान भरा हुआ था। मेरे पास भी काफी है। कुछ ही देर बाद एक और जीवित व्यक्ति पहले वाले के पीछे पीछे भाग गया। आयरन लान, नाना और चेन ये ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक पल के लिए नजर डाली और आगे बढ़ते रहे। जो लैन और जो शियाओ बहनें भी काफी आकर्षित हुई। दीर्घायु गांव बहुत खतरनाक था, शिंगहुआ कस्बे की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक। हो सकता है कि अगले ही पल वे कभी बाहर ना निकल पाएं। लेकिन बहनों ने अपने पास मौजूद सामग्री पर नजर डाली। अगर वे अभी रवाना होते हैं तो ये सामान शायद उन्हें कुछ ही दिनों से ज्यादा नहीं चलेगा। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झिझक और घबराहट देखी। बहन, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। वैसे भी उनके पीछे जाना अकेले जाने से बेहतर है, जो शियाओ ने फुसफुसाते हुए कहा। जो लैन कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों में केवल थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। लॉन्गेविटी गांव बड़ा नहीं था और गांव के मुखिया का घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। उन्हें बस गांव में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा घर ढूंढना था। इसके अलावा जासूसी रेडियो से मिली जानकारी ने भी सहायता प्रदान की। ये जगह है। अंततः समूह एक बड़े घर के सामने पहुंचा। ये घर स्पष्ट रूप से अन्य घरों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली था। यह एक छोटी 3 मंजिला इमारत थी जिसमें फर्श से छत तक फैली बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थीं, जो अन्य आवासीय घरों से काफी अलग दिखती थी। वहां एक बड़ा आंगन भी था जिसके अंदर एक काली रंग की सेडान कार खड़ी थी। लेकिन आंगन ऐसा लग रहा था मानो लंबे समय से कोई आया ही न हो। घर की बाहरी दीवारें हरी लताओं से ढकी हुई थीं और फर्श से छत तक फैली बड़ी बड़ी खिड़कियां, जिनमें सूरज की रोशनी आनी चाहिए थी, खाली थीं। इसके बजाय वे एक धुंधली सी चादर से ढके रहते थे, जिससे लोगों को हमेशा बेचैनी का एहसास होता था। ऐसा लग रहा था मानो कोई विचित्र प्राणी इन धूसर खिड़कियों के सामने छिपा हुआ हो और इस समूह की जासूसी कर रहा हो। ऐसे भयावह महल का सामना करने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति शायद यथासंभव दूर रहना चाहेगा। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C27 आपूर्ति एकत्र करना जारी रखें। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और प्रत्येक ने एक दूसरे की आंखों में सतर्कता और आशंका के कुछ अंश देखे। इस बार लॉन्गेविटी विलेज में खतरे का स्तर शिंगहुआ टाउन की तुलना में कई डिग्री अधिक था। और ये तो बस एक गांव था। चलो अंदर चलते हैं, समय कम बचा है। चेन ये ने सिगरेट की राख झाड़ते हुए कुछ धीमी आवाज में बात की। आयरन लान एक विशाल बैग लिए हुए बिना कुछ बोले आंगन में दाखिल हो गया। नाना उनके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। उनके लंबे पैर तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनकी चोटी पीछे लहरा रही थी। चेन ये ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया, अपना हाथ का धनुष उठाया और उसके पीछे चल दिया। जैसे ही जो लैन अंदर जाने वाली थी, उसने देखा कि थोड़ा झुका हुआ एक व्यक्ति उससे और उसकी बहन से भी तेज गति से चेन ये का पीछा कर रहा है। युवक, क्या तुम समझते हो कि बुजुर्गों का आदर करने और छोटों का स्नेह करने का क्या अर्थ होता है? जो शियाओ ने देखा कि यह वही बूढ़ी औरत थी जिसका पहले चेन ये से झगड़ा हुआ था और वह तुरंत इतनी क्रोधित हो गई कि वह उसे कोसना चाहती थी।
झोउ लैन ने हाथ बढ़ाकर अपनी बहन को खींच लिया जो उस बूढ़ी औरत से बहस करने ही वाली थी, यह जताते हुए कि अभी झगड़े का समय नहीं है। तभी झोउ शियाओ ने मुंह बनाकर अपने गुस्से को दबाया। अगर आप सिर्फ बाहरी रूप से देखें तो गांव के मुखिया का विशाल घर अन्य ग्रामीणों के घरों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली था। अन्य ग्रामीणों की तुलना में यहाँ की आंतरिक सजावट भी काफी अधिक आलीशान थी। अंदर प्रवेश करते ही वहां एक विशाल यूरोपीय शैली का चमड़े का सोफा था जो देखने में बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। सोफे के बीचों बीच एक संगमरमर की कॉफी टेबल थी जिसकी पत्थर की बनावट प्राकृतिक और स्पष्ट प्रतीत हो रही थी। अगर यह प्रलय से पहले का समय होता तो प्रामाणिकता की परवाह किए बिना सोफा और कॉफी टेबल का यह सेट काफी मूल्यवान होता। टॉर्च की रोशनी से पूरे आंतरिक भाग का चक्कर लगाया गया। अंदर का वातावरण सभी को दिखाई दे रहा था। सभी लोग आसपास खोजें, अगर आपको सामान मिले तो बोलें। समय कम बचा है, जल्दी करो। नाना की टॉर्च लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थी। सबसे पहले सबने रसोई की तलाशी ली जो स्वाभाविक रूप से सबसे पहली जगह थी। गांव के मुखिया का रसोई घर बहुत बड़ा था, लगभग 20 वर्ग मीटर का, जो शहर के कर्मचारियों द्वारा किराए पर लिए गए कई अपार्टमेंटों से भी बड़ा था। थोड़ी देर में सभी को रसोई में आटा, चावल, सूखे नूडल्स के 2 बड़े पैकेट और कुछ अन्य सामग्री मिल गई। हालांकि उन्हें कुछ लाभ मिले, लेकिन ये निष्कर्ष सभी को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जासूसी रेडियो ने बताया था कि बिग विलो ट्री स्मॉल सुपरमार्केट और गांव के मुखिया के घर में पर्याप्त आपूर्ति थी। अगर सिर्फ इतना ही होता तो शायद ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होता। सभी लोग लगातार खोजबीन करते रहे। कुछ ही देर में कोई दूसरी और तीसरी मंजिल पर चला गया। दुर्भाग्यवश दूसरी और तीसरी मंजिल से बहुत कम परिणाम प्राप्त हुए। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा बैठक कक्ष था जिसके बीच में एक बिलियर्ड्स टेबल थी। टेबल के दोनों ओर सोफे थे, साथ ही 2 शयन कक्ष भी थे। तीसरी मंजिल पर एक चाय का कमरा और एक शयन कक्ष था और कुछ नहीं। उन्हें इन दोनों मंजिलों पर आपूर्ति का एक भी निशान नहीं मिला। हालांकि उन्हें काफी सारे कपड़े और बैग मिल गए। इनमें कई विलासिता की वस्तुएं शामिल थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि इस ग्राम प्रधान ने गांव में काफी धन अर्जित कर लिया था। प्रलय से पहले ये चीजें बहुत मूल्यवान होती, लेकिन अब इन चीजों में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। बचे हुए लोगों की नज़र में ये विलासिता की वस्तुएं शायद रोटी के एक टुकड़े के बराबर भी नहीं थीं। चेनिये को तीसरी मंजिल की अलमारी में एक स्मार्टवॉच मिल गई। सर्वनाश से पहले ये स्मार्टवॉच बहुत लोकप्रिय थी। कई युवा इन्हें अपनी कलाई पर पहनना पसंद करते थे। परंपरागत यांत्रिक घड़ियों की तुलना में स्मार्टवॉच में शक्तिशाली कार्यक्षमताएं, कई रोचक विशेषताएं होती हैं और वे फोन के साथ सिंक हो सकती हैं, जिससे वे युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं। सर्वनाश से पहले इस स्मार्टवॉच की कीमत कम से कम 7 या 8 हजार होती, जिस पर चेनिये निश्चित रूप से इतना खर्च नहीं करता। उन्हें यहाँ ऐसा कुछ मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरे पास भी ऐसी ही एक घड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब तो दुनिया का अंत हो गया है, बिना चार्ज किए तो ये बेकार ही है। चेनिये के हाथ में स्मार्टवॉच को देखते हुए नाना ने कुछ अफसोस भरे लहजे में कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे मानव सभ्यता की स्मृति चिन्ह के रूप में रखूंगा। चेनिये ने कंधे उचकाए और सीधे स्मार्टवॉच को अपनी जेब में डाल लिया। जब उसे आखिरकार चूचे से सोलर चार्जिंग पैनल मिल जाएगा तब ये स्मार्टवॉच शायद इस्तेमाल करने लायक हो जाएगी। सर्वनाश की स्थिति में प्रत्येक संसाधन का अपना एक उद्देश्य होता है, विशेषकर एक टाइम कीपिंग स्मार्टवॉच। दूसरी और तीसरी मंजिल पर कुछ न मिलने पर सभी लोग वापस नीचे चले गए। अब 2:30 बज चुके थे। गांव छोड़ने से पहले केवल 1.5 घंटा ही बचा था। पहली मंजिल पर वापस आकर सभी ने अनिच्छा से फिर से तलाशी शुरू कर दी। आसपास एक आश्चर्यजनक उद्गार ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। सबने उधर देखा। उन्होंने चश्मा पहने एक युवक को स्टील का पाइप पकड़े हुए सीढ़ियों के बगल में स्थित तहखाने के दरवाजे की ओर उत्तेजित भाव से इशारा करते हुए देखा। तहखाने का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। एक गुप्त अंधेरा छेद दिखाई दे रहा था जहां युवक इशारा कर रहा था। यहाँ एक तहखाना है। नाना पलक झपकते ही युवक की ओर बढ़ गई। अन्य लोग भी आसपास जमा हो गए। कई टॉर्च की रोशनी तहखाने में डाली गई, लेकिन उन्हें केवल अंधेरा ही दिखाई दिया, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। गांव के मुखिया के घर में तहखाना क्यों होगा? इसमें अजीब क्या है? ज्यादातर विला में तहखाने होते हैं। क्या गांव के मुखिया ने तहखाने में सामान छिपा रखा होगा? शायद हमें नीचे जाकर जांच करनी चाहिए। तुम नीचे क्यों नहीं जाते? कुछ पल के लिए सभी लोग उत्साह से चर्चा करने लगे, लेकिन किसी ने भी तहखाने में जाने की हिम्मत नहीं की। तहखाने आमतौर पर सीमित स्थान होते थे। कई हॉरर फिल्मों के दृश्य तहखानों में फिल्माए गए थे। हालांकि सभी को संदेह था, लेकिन जब वास्तव में नीचे जाने की बात आई तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। चेनिये ने भी भौहें चढ़ाईं। स्पष्टतः तहखाने में कुछ न कुछ जरूर था। मैं पहले नीचे जाकर जांच करूंगा। बिना कुछ और कहे नाना सबसे पहले नीचे कूद गई। उन्हें तहखाने में टॉर्च की रोशनी की किरणें इधर उधर घूमती हुई दिखाई दे रही थीं। कुछ ही देर में नीचे से आश्चर्य भरी आवाजें आने लगीं। चेनिये, आयरन लैंड, यहाँ नीचे बहुत सारे आलू हैं। इतने सारे! ये सुनकर सबके चेहरों पर खुशी के भाव उभर आए। मैं जाकर देखता हूँ, तहखाने का दरवाजा ढूंढने वाले युवक ने तुरंत कहा। किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही युवक सबसे पहले नीचे कूद गया। बहन, तुम ऊपर से देखो, मैं नीचे जा रहा हूँ। झोउ शियाओ युवक के ठीक पीछे पीछे चल रही थी। जल्द ही एक के बाद एक जीवित बचे लोग नीचे कूद गए।
यहाँ तक कि बूढ़ी औरत भी बिना किसी झिझक के नीचे कूद गई। उसकी फुर्तीली हरकतें किसी युवा व्यक्ति की फुर्ती से कम नहीं थीं। इस प्रलय में आपूर्ति ही सब कुछ थी। चेन ये, आयरन लान, तुम दोनों ऊपर पहरा देते रहो, मैं आलू पैक करता हूं और तुम उन्हें ऊपर से ले आना। ठीक है। कुछ ही देर में आलू से भरा एक थैला तहखाने के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया गया। आयरन लान ने अकेले ही खुले स्थान पर झुककर उसे आसानी से पकड़ लिया। अगर चेन ये को इस बैग को पकड़ना होता तो यह इतना आसान नहीं होता। कुछ ही देर में आयरन लान ने अकेले ही आलू से भरा एक और बड़ा बोरा पकड़ा और उसे ऊपर खींच लाया। जो लैन भी मदद कर रही थी। धन्यवाद ब्रदर आयरन लान। ये जो शियाओ की कृतज्ञता भरी मधुर आवाज थी। चेन ये अपने धनुष को पकड़े हुए आयरन लान के बगल में पहरा दे रहा था। चेन ये की कनपटी से ठंडे पसीने की एक बूंद टपक कर उसकी ठुड्डी तक गई और अंत में जमीन पर गिर गई। चेन ये की आंखों के सामने पहली मंजिल के मुख्य द्वार पर एक झुकी हुई आकृति खड़ी थी, जो लोगों के इस समूह को देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। वूश, उसके हाथ में मौजूद धनुष का तीर चल गया। चेन ये की गोली चलने की आवाज सुनकर आयरन लान सतर्क हो गया और मुड़कर चारों ओर सतर्कता से देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ये जी, तुमने क्या देखा? उसके बगल में खड़ी जो लैन ने भी भयभीत भाव से चारों ओर देखा। कुछ नहीं आयरन लान, जल्दी करो, मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। आयरन लान ने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा और बुदबुदाया, ये जी, तुम इस तरह किसी को डराकर मार डालोगे। ये कहने के बाद वह बड़ा मूर्ख तहखाने के प्रवेश द्वार से आलू निकालने लगा। केवल उसकी चाल पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई, लेकिन चेन ये के चेहरे पर तनाव जरा भी कम नहीं हुआ। अभी अभी धनुष का तीर चलने के बाद चेन ये के सिस्टम को एक सूचना प्राप्त हुई। आपने को बड़ा बुरा कठपुतली को क्षति पहुंचाई, आपको वह धन जोड़ 100 प्राप्त हुए। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C28 प्रचुर संसाधन। तहखाने में, या यूं कहें कि तहखाने में जमा किया गया सामान सबकी कल्पना से कहीं अधिक था। चेन ये ने अनुमान लगाया कि शायद लोंगेविटी विलेज के मुखिया ने पहले ही कुछ गड़बड़ महसूस कर ली थी और अपने घर के तहखाने में कुछ सामान छिपाकर रखा था। नीचे से भेजे गए संदेशों के अनुसार तहखाने में केवल आलू और शकरकंद ही नहीं थे, बाद में उन्हें वहां डिब्बाबंद सामान, चावल और आटा भी मिला। तभी चेन ये को एहसास हुआ कि कैप्टन चू का जासूसी रेडियो वास्तव में एक दुर्लभ खजाना था। जासूसी रेडियो से मिली जानकारी के बिना 1 या 2 दिन के बिना इतनी मात्रा में आपूर्ति जुटाना असंभव होता। तहखाने से कभी कभी आश्चर्य भरी जयकार की आवाजें सुनाई देती थीं। आंटी जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ, नहीं तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। चश्मा पहने युवक तहखाने के प्रवेश द्वार पर झुककर उस बूढ़ी औरत को नीचे बुला रहा था जो अभी भी अपने थैले में आलू भर रही थी। तभी चेन ये को पता चला कि जिस नाना पोते की जोड़ी से उसका झगड़ा हुआ था, उसकी नानी का उपनाम जाओ था। शाओ फू, अपनी चाची का थोड़ा और इंतजार करो, हमें आखिरकार इतना सारा सामान मिल गया है, इस बार और सामान न लेना तो कतई नाइंसाफी होगी। तहखाने से बूढ़ी औरत की आवाज गूंज उठी। चश्मा पहने हुए, हाथ में स्टील का पाइप पकड़े हुए युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी तक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की हो, और उसकी आंखों में वह अनूठी भोली मासूमियत थी जो अक्सर कॉलेज के छात्रों में देखी जाती है। इस तहखाने की खोज मूल रूप से फू उपनाम वाले विश्वविद्यालय के छात्र ने की थी। काफिले में दादी पोते की जोड़ी को हर कोई नापसंद करता था, केवल यह विश्वविद्यालय का छात्र ही उन पर ध्यान दे रहा था। बाकी बचे लोग तहखाने से बाहर निकल चुके थे। जब वे पहले छोटे सुपरमार्केट से निकले थे तब कई लोगों के बैग आधे ही भरे हुए थे, लेकिन अब हर बैग सामान से भरा हुआ था और सभी के चेहरों पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। इन सामानों के लिए जगह बनाने के लिए कई लोगों ने छोटे सुपरमार्केट में मिले स्नैक्स को यूं ही बाहर निकाल दिया और अपने पैकेटों को पूरी तरह से आलू, शकरकंद, चावल और आटे से भर दिया। आखिरकार आलू के चिप्स और मसालेदार स्ट्रिप्स की तुलना में गांव के मुखिया के घर से मिलने वाली चीजें अधिक तृप्ति प्रदान करती थीं और प्रलय की स्थिति में जीवित रहने के लिए बेहतर उपयुक्त थीं। कुछ लोगों ने सामान लपेटने के लिए अपनी कमीजें भी उतार दी और उन्हें अपनी बाहों में लेकर चल रहे थे। आयरन लान की पीठ पर लटका हुआ अत्यधिक बड़ा बैग अब पूरी तरह से भर चुका था। अपनी पीठ पर उस विशालकाय बैग के साथ आयरन लान ऐसा लग रहा था मानो वह एक छोटा पहाड़ ढो रहा हो, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर लोग आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने लगे। इस तरह का बैकपैक शायद आयरन लान जैसे किसी बड़े मूर्ख ही उठा सकता है। ये व्यक्ति न केवल अपनी पीठ पर पहाड़ के आकार का भारी बैग ढो रहा था, बल्कि उसने अपनी बाहों में कई बड़े बंडल भी पकड़ रखे थे, जिनमें जाहिर तौर पर काफी मात्रा में सामान भरा हुआ था। यहाँ तक कि जो बहनें, जो लैन और जो शियाओ भी सामान से लदी हुई थीं। जो लैन के सीने पर एक थैला था, दूसरा उसकी पीठ पर और तीसरा उसके हाथ में था। जो शियाओ ने अपनी बड़ी बहन जो लैन से कम सामान नहीं ढोया। हर चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। इसके विपरीत नाना और चेन ये के पास अपेक्षाकृत कम सामान था। देर हो रही है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, चेन ये ने आग्रह किया। नाना ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और उनका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। 4 बजने में 40 मिनट बाकी हैं, हमें 40 मिनट के भीतर गांव छोड़ना होगा। चल दर। सभी लोग गांव के मुखिया के घर से निकलने के लिए अपनी गति तेज करने लगे। केवल चेन ये ही सतर्कतापूर्वक अपने आसपास के वातावरण पर नजर रख रही थी। ये यात्रा बहुत ही सहज रही।
इस तरह की सहजता ने चेन ये के मन में लगातार बेचैनी की भावना पैदा कर दी, मानो आगे कोई भयानक घटना उनका इंतजार कर रही हो। तुम सब मेरा इंतजार करो। तहखाने में बैठी बूढ़ी औरत को शायद ये पता चल गया था कि सब लोग जाने की योजना बना रहे हैं। उसकी चिंतित आवाज नीचे से ऊपर उठ रही थी। शियाओफू नामक विश्वविद्यालय के छात्र के अलावा किसी ने भी उस बूढ़ी महिला पर ध्यान नहीं दिया और कई चेहरों पर तो थोड़ी सी खुशी का भाव भी दिखाई दिया। शायद आपदाओं का असर 1000 साल तक बना रहता है। दयालु विश्वविद्यालय के छात्र की मदद से बूढ़ी महिला अंततः तहखाने से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। जब चेन ये ने बूढ़ी औरत द्वारा ले जाए जा रहे सामान को देखा तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह बुजुर्ग महिला पूरी तरह से सामान से ढकी हुई थी। उसके पीठ पर एक बहुत बड़ा बैग तो था ही, साथ ही उसने अपने दोनों हाथों में एक एक बड़ा बंडल भी पकड़ रखा था और एक और बंडल उसके गले में लटका हुआ था। अन्य जीवित बचे लोगों की तुलना में इस बूढ़ी महिला ने वास्तव में सबसे अधिक सामान इकट्ठा किया था। दूसरों के उसे देखने के तरीके को देखकर बूढ़ी औरत को कुछ हद तक गर्व भी महसूस हुआ। यह न माने कि बुजुर्ग लोगों में शारीरिक शक्ति की कमी होती है। 996 कार्य समय सारिणी से लाभान्वित युवा कर्मठ लोगों की तुलना में इन बुजुर्ग लोगों में असीमित ऊर्जा प्रतीत होती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो सुपरमार्केट या कुछ पर्यटक स्थलों पर अंडे पकड़ने के दृश्य खुद जाकर देख लीजिए। हालांकि ऐसे वातावरण में इतनी मात्रा में सामान ले जाना व्यवहारिक रूप से मौत को दावत देने से कम नहीं था। चेन ये ने उस बूढ़ी औरत को नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें सतर्कता से अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले रही थीं। पहले दिखाई देने वाली कुबड़ी बूढ़ी कठपुतली अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसका कोई निशान नहीं दिख रहा था। चलदर तलवार की देवी नाना सबसे आगे चल रही थी। उसके हाथ में उसकी लंबी तलवार थी। उसके ठीक पीछे विशालकाय आयरन लान था। दुर्भाग्यवश आयरन लान का बैग बहुत बड़ा था, जिससे दरवाजे से बाहर निकलने में कुछ परेशानी हुई। अंततः उन्हें गांव के मुखिया के दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ना पड़ा ताकि वे बैग को कमरे से बाहर निकाल सकें। जब वे अंदर आए थे तब से आंगन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। आंगन में काली रंग की आलीशान कार शांति से खड़ी थी। चेन ये उस कार को अपने साथ ले जाना चाहता था। अगर वे ऐसा कर पाते तो यह उसकी मोटर ट्राइसाइकिल को मॉडिफाई करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होती। लेकिन उनकी क्षमताएं सीमित थीं, इसलिए उन्हें अवसरों की तलाश किसी और समय ही करनी पड़ी। सभी लोग अपने अपने रास्ते से वापस लौटने लगे। आकाश उदास और धूसर बना रहा। गांव के बाहर आसमान में धुंधला धूसर सूरज लटका हुआ था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल पहले से कहीं बेहतर था। चलते समय केवल नाना ही अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखती रहती थी। तलवार परी कन्या के मन में उसकी पूर्व सूचना चेन ये की पूर्व सूचना से मेल खाती थी। उसे भी लगातार बेचैनी का एहसास हो रहा था। हर आपूर्ति अभियान का मतलब आमतौर पर मौत से बाल बाल बचना होता था, लेकिन ये प्रक्रिया असाधारण रूप से सुचारू रही। कुछ गलत है। अचानक वे लंबे पैर वहीं रुक गए। आयरन लान भी अचानक रुक गया। उसका विशालकाय बैग उसके पीछे लुढ़क गया, लेकिन उस बड़े मूर्ख की अद्भुत ताकत ने उसे गिरने से पहले ही संभाल लिया। चेन ये ने तुरंत अपना हाथ से चलने वाला धनुष उठा लिया। क्या गलत? ये सड़क, हम इस पर पहले भी चल चुके हैं। युवती ने सड़क किनारे खुले दरवाजे वाले एक आम नागरिक के घर की ओर इशारा किया। ये घर जाना पहचाना लग रहा था। कोई पहले इस इमारत में दाखिल हुआ था और फिर कभी बाहर नहीं आया। सभी ने एक दूसरे को देखा। क्षण भर के लिए वे अवाक रह गए। चेन ये ने एक सिगरेट जलाई, जिसकी छोटी सी लौ ने क्षण भर के लिए उसकी आंखों को रोशन कर दिया। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेते हुए भौहें सिकोड़ी। हालांकि चेन ये को दिशाओं को लेकर कुछ भ्रम था, फिर भी उसके सामने का वातावरण उसे बहुत परिचित लग रहा था। आगे है बड़ा विलो वृक्ष। अचानक एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी, जो असीम भय से भरी हुई थी। सभी चौंक गए और जल्दी से आगे देखने लगे। उन्होंने पास ही में एक विशालकाय विलो का पेड़ देखा। बस एक मोड़ के पीछे उन्हें बिग विलो ट्री स्मॉल सुपरमार्केट दिखाई दे रहा था। सभी तर्क के हिसाब से तो वह बड़ा विलो का पेड़ उनके पीछे होना चाहिए था, तो वह अचानक उनके सामने कैसे प्रकट हो गया? सबके चेहरों का रंग फीका पड़ने लगा। सामान इकट्ठा करने का उत्साह तेजी से फीका पड़ रहा था। हम गलत दिशा में चले गए। नाना ने अपनी कलाई घड़ी पर एक नजर डाली। उनके युवा चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे। 30 मिनट बचे हैं। अगर हम अभी वापस मुड़ें और जल्दी करें तो हम अभी भी पहुंच सकते हैं। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C29 लॉन्गविटी विलेज बैटल रॉयल। सभी ने बड़े विलो वृक्ष पर एक सतर्क नजर डाली और फिर मुड़कर तेजी से गांव के प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। लेकिन इस बार सभी के चेहरों पर भाव काफी गंभीर हो गए थे। पहले कुछ हल्की फुसफुसाहट हो रही थी, लेकिन अब सब लोग पूरी तरह से चुप हो गए। सबने अपने मुंह बंद कर लिए। बहनें जोऊ लैन और जोऊ शियाओ दोनों ने एक दूसरे की आंखों में चिंता की झलक देखी। वे अनजाने में ही अपनी गति तेज करने लगे। वे चेन ये और अन्य सीक्वेंस सुपर पावर्स के करीब पहुंचना चाहते थे। इस सर्वनाशकारी वातावरण में जीवित बचे लोगों को केवल सीक्वेंस सुपर पावर वाले लोगों से ही कुछ हद तक सुरक्षा का एहसास हो सकता था। इस समय प्रत्येक जीवित बचे व्यक्ति के मन में अपने अपने विचार चल रहे थे। चेन ये का दिल भी भारी हो गया। दीर्घायु गांव की यह यात्रा शायद उतनी आसान नहीं होने वाली थी जितनी उसने सोची थी। उनकी आशंकाएं जल्द ही सही साबित हुईं। जब सभी ने दोबारा उस ऊंचे विलो वृक्ष को देखा तो वे सन्नाटे में डूब गए। कुछ लोगों की आवाजों में पहले से ही रोने का स्वर सुनाई दे रहा था। हम अभी भी यहाँ कैसे हैं?
मुझे याद है कि हम बिल्कुल विपरीत दिशा में चले गए थे। क्या ये भूतिया दीवार है? नहीं, मुझे याद है कि हमारी पीठ बड़े विलो पेड़ की ओर थी, तो हम यहाँ वापस क्यों आए? धिक्कार है, मैं डियर सिटी में नहीं मरा, मैं इस छोटे से गांव में कैसे फंस सकता हूँ? एक पल के लिए सभी लोग शोर मचाने लगे और बेचैन हो गए, उनकी आंखों में घबराहट और आतंक छा गया। सभी की निगाहें तीनों सीक्वेंस सुपर पावर्स पर टिक गईं। आयरन लान ने मुश्किल से अपनी बात कही, उसकी आंखें धीरे धीरे क्रूर और हिंसक होती गईं। धिक्कार है, जरूर उस बड़े विलो के पेड़ की वजह से ही परेशानी हो रही है। चलो उस बड़े विलो के पेड़ को ही काट देते हैं। टाइटन सीक्वेंस के महामानव आमतौर पर आम लोगों से ज्यादा अलग नहीं दिखते थे, लेकिन एक बार युद्ध में उतरने के बाद वे क्रूर, निर्दयी और युद्धप्रिय हो जाते थे। बड़े मूर्ख, जल्दबाजी मत करो। जब तक हम यह न समझ लें कि क्या हो रहा है, तब तक अपना होश मत खो दो। चेन ये, तुम क्या सोचते हो? लंबी टांगों वाली लड़की ने अपनी निगाहें चेन ये की ओर घुमाई। इस समय लड़की के पास भी कोई अच्छा उपाय नहीं सूझ रहा था और समय तेजी से बीत रहा था। अगर वे जल्द ही बाहर नहीं निकल पाए, तो उन्हें किसी बहुत खतरनाक चीज का सामना करना पड़ सकता है। जब वे पहली बार अंदर आए थे, तब चूचे ने कहा था कि उन्हें 4 बजे से पहले बाहर निकल जाना चाहिए। काफिले के नियमों के अनुसार, यदि चूचे ने 4 बजे तक चेन ये को नहीं देखा, वह संभवतः काफिले के साथ ही रवाना होगा। उन असामान्यताओं से बचने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए किसी मार्गदर्शक के बिना चेन ये और अन्य लोगों के लिए इस प्रलय में जीवित रहना लगभग असंभव होगा। चेन ये ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। कितना समय शेष है? नाना ने अपने हाथ में बंधी यांत्रिक घड़ी पर नजर डाली। 20 मिनट बचे हैं। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। अगर इससे भी काम नहीं बना, तो हम उस बड़े विलो पेड़ से निपटेंगे। अभी हम बस इतना ही कर सकते हैं। इस बार सभी लोग फिर से उस बड़े विलो पेड़ से विपरीत दिशा में चल पड़े। इस बार सभी की गति काफी तेज हो गई। जब सभी ने अपने सामने उस अविश्वसनीय रूप से ऊंचे विलो वृक्ष को फिर से प्रकट होते देखा, तो कई लोगों की आंखों में पहले से ही निराशा झलक रही थी। ये कैसे संभव है? वह बड़ा विलो का पेड़, वह अभी भी वही बड़ा विलो का पेड़ है। हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब उस बड़े विलो पेड़ की करतूत हो? खून से लाल आंखों वाले एक जीवित बचे व्यक्ति ने चेन ये को घूरते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम बड़े विलो पेड़ की ओर पीट करके बाहर निकल सकते हैं? हम अभी भी यहाँ क्यों हैं? क्यों? इस जीवित बचे व्यक्ति ने चेन ये द्वारा लंबी टांगों वाली लड़की से पहले कही गई हर बात सुन ली थी। अब जब वे यहाँ वापस आ गए थे, तो जीवित बचे व्यक्ति ने अपनी इस स्थिति के लिए चेन ये को दोषी ठहराया। क्या आपकी सीक्वेंस सुपर पावर्स अद्भुत नहीं मानी जाती? आप हमें बाहर क्यों नहीं निकाल सकती? तुम निकम्मे लोग, जल्दी करो और मुझे यहाँ से निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। अपनी बात खत्म करते करते खून से लाल आंखों वाला वह जीवित व्यक्ति बेकाबू होकर हिंसक होने लगा था। कुछ पागल बचे हुए लोग चेन ये को टकटकी लगाकर देख रहे थे और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। अगर चेन ये उसे अगले ही पल यहाँ से नहीं निकाल पाता, तो उसने चेन ये पर हमला करने की योजना बनाई थी। चेन ये की आंखें ठंडी पड़ गईं, उसका बायां हाथ पहले ही कमर पर रखी हुई माचेटी की ओर बढ़ गया था। उसे इस तरकीन जीवित बचे व्यक्ति को खूनी सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बम! एक मोटे पैर ने उन्मादी जीवित बचे व्यक्ति को बेरहमी से लात मारी, जिससे अपेक्षाकृत मजबूत जीवित बचा व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा और जमीन में एक गहरी खाई बना दी। उसकी हालत अज्ञात है। जिसने प्रहार किया वह विशालकाय लौह शेर था। हालांकि वह रसद सामग्री से लदा हुआ था, लेकिन इससे उसकी युद्ध क्षमता पर जरा भी असर नहीं पड़ा। ये सीक्वेंस सुपर पावर्स की शक्ति थी। आमतौर पर ईमानदार और आसानी से दब जाने वाले आयरन लान ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उसकी शेर जैसी आंखें बाकी बचे लोगों के चेहरों पर घूम गईं। बाकी बचे लोग भय से कांप रहे थे, सभी आयरन लान की निगाहों से बच रहे थे। आयरन लान जानता था कि चेन ये एक सपोर्ट सीक्वेंस सुपरह्यूमन था और युद्ध कला उसकी विशेषता नहीं थी। इसीलिए उन्होंने चेन ये का समर्थन करने के लिए कदम उठाया। लंबी टांगों वाली लड़की ने मानो अभी अभी हुई घटना पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी गंभीर निगाहें उनके सामने खड़े बड़े विलो पेड़ पर टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर बेहद सतर्कता का भाव था। ऐसा लगता है कि हमारे पास उस बड़े विलो पेड़ से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा शायद हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। हे, आखिरकार हम लड़ाई वाले हिस्से तक पहुंच रहे हैं। अगर सब कुछ बहुत आसानी से हो गया तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। आयरन लान ने अपने होंठ चाटे। टाइटन सीक्वेंस के हर सुपरह्यूमन को लड़ाई के बारे में सुनकर अप्रत्याशित रूप से उत्साह हो जाता था। चेन ये ने भी कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ में मौजूद धनुष को फिर से जांचा। यही उनका सबसे बड़ा सहारा था। आयरन लान उत्साह से भरी आंखों के साथ बड़े विलो पेड़ की ओर बढ़ा, जो पहले के ईमानदार विशालकाय व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत था। ऐसा लग रहा था मानो इस विशाल शरीर के भीतर दो व्यक्तित्व मौजूद हों। लंबी टांगों वाली लड़की उनके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। जहां तक उस जीवित बचे व्यक्ति की बात है जिसे लात मारकर हवा में उछाल दिया गया था, किसी ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। बहनें झोउ लैन और झोउ शियाओ ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में डर और चिंता देखी। बहनों को यह भी एहसास हुआ कि सीक्वेंस सुपर पावर्स उतने सौम्य नहीं थे जितने वे दिखते थे। इससे पहले चेन ये को नाराज करना शायद बहनों की सबसे बड़ी गलती थी। हे, तुम उस बड़े विलो पेड़ के पास मत जाओ, खतरनाक है।
हे तभी सबके आगे रास्ते पर एक को बड़ा सा व्यक्ति प्रकट हुआ। किसी को नहीं पता था कि वह कब आया था। ये वही को बड़ा बूढ़ा कठपुतली था जो पहले आया था। तुम कौन हो? हम उस बड़े विलो वृक्ष के पास क्यों नहीं जा सकते? चेनिये ने हमला करने की इच्छुक लंबी टांगों वाली लड़की को रोक दिया। को बड़ा व्यक्ति हंसते हुए बोला, हे तुमने मेरे घर से इतना सारा सामान चुराया और अब पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? आप गांव के मुखिया हैं। ये जानकर सब लोग हैरान रह गए कि यह को बड़ा बूढ़ा कठपुतली वास्तव में दीर्घायु गांव का मुखिया था। यह मैं ही हूं और फिर भी मैं नहीं हूं। हा, हम उस बड़े विलो पेड़ के पास क्यों नहीं जा सकते? चेनिये ने पूछना जारी रखा। कई प्रकार की विसंगतियां थीं। कई विसंगतियों ने सामान्य मानवीय भावनाओं को खो दिया था। उनमें केवल हत्या करने की शुद्ध मंशा ही बची थी। कुछ विसंगतियों में अभी भी मानवीय भावनाओं के कुछ अंश शेष थे। संवाद करने में सक्षम एक विसंगति का सामना करते हुए चेनिये ने कुछ जानकारी जुटाने के लिए कुछ और शब्दों का आदान प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर मैं कहूं कि तुम नहीं जा सकते तो तुम नहीं जा सकते। नौजवान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? को बड़ा बूढ़ा कठपुतली अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी धुंधली सफेद आंखें सीधे चेनिये को घूर रही थीं। उन आंखों में मानो अंतहीन भय पनप रहा हो। जब वे आपस में बातचीत कर रहे थे, चेनिये के कानों में लगातार मदद के लिए धीमी, अस्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थीं। मुझे बताओ, हम यहां से कैसे निकलेंगे? हे तुम बाहर नहीं जा सकते, यहीं रहो और मेरा साथ दो। हे रहस्यमयी चालें चल रहे हैं। लंबी टांगों वाली लड़की ने अपनी तलवार निकाली। मन ही मन मंत्र बुदबुदाते हुए अपने बाएं हाथ से तलवार का इशारा बनाया और उसे तलवार की धार पर फेरा। साधारण सी दिखने वाली तलवार की सतह पर अचानक एक बहती हुई रोशनी झिलमिलाने लगी, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति तलवार के अंदर प्रवाहित हो रही हो। मरना। तलवार की रोशनी सीधे को बड़ा बूढ़े पुतले की ओर बढ़ी। हे को बड़ा बूढ़ा कठपुतली ठंडी हंसी हंस पड़ा। स्पष्ट रूप से तैयार था। उसका शरीर बंदर की तरह फुर्तीला था क्योंकि उसने तलवार की रोशनी से खुद को बचाया। लेकिन स्वॉर्ड इमॉर्टल सीक्वेंस 2 की तलवार की रोशनी से पूरी तरह बचना इतना आसान नहीं था। तलवार की रोशनी को बड़ा बूढ़े कुबड़ पर लगी। उस बूढ़ी कठपुतली के ऊपरी शरीर के कपड़े चूर चूर होकर चारों ओर बिखर गए। तभी सबको पता चला कि को बड़ा बूढ़े कठपुतली का कुबड़ापन असल में बिखरे बालों वाला एक महिला का सिर था। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C30 दीर्घायु ग्राम नरसंहार। को बड़ा बूढ़े कठपुतली की पीठ पर जो कुबड़ था वह आश्चर्यजनक रूप से एक अस्त व्यस्त महिला का सिर था। ये दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लंबी टांगों वाली लड़की की लय भी कुछ पल के लिए लड़खड़ा गई जब उसने अपनी लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। टीले पर टिकी महिला का सिर जैसे जाग उठा हो। वह भीड़ की ओर मुड़ने की कोशिश कर रही थी और मदद के लिए एक धीमी सी गुहार लगा रही थी। चेनिये को आखिरकार समझ आ गया। उन्होंने पहले जो गुहार सुनी थी वह इस महिला के दिमाग से निकली थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि महिला का सिर उन बचे हुए लोगों में से एक जो उनके साथ दीर्घायु गांव में गए थे। वह डरपोक थी और गांव के बाहर सामान की तलाश में समूह से जल्दी अलग हो गई थी। वह अब को बड़ा बूढ़े कठपुतली का हिस्सा कैसे बन गई थी? चेनिये के दिमाग में ठंडक की लहर दौड़ गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में रोंगटे खड़े हो गए। बिना सोचे समझे चेनिये ने अपना धनुष उठाया और सीधे कुबड़ वाली महिला के सिर पर तीर चला दिया। को बड़ा बूढ़ा कठपुतली बोल्ट को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए मुड़ा और पास के एक घर में भाग गया। बोल्ट चूक गया। लंबी टांगों वाली लड़की की भौहें तंग गईं। उसकी आंखों की तीखी रोशनी घातक हो गई। उसने अपनी उंगली के सिरे को लंबी तलवार से काट लिया। उसकी उंगली के सिरे पर गहरे लाल रंग की एक बूंद दिखाई दी जो तुरंत तलवार में समा गई। तलवार में मानो जान आ गई थी जिससे गूंजती हुई आवाजें निकल रही थीं। लंबी टांगों वाली लड़की धीमी आवाज में मंत्र बुदबुदा रही थी। लाल निशान अनुबंध के रूप में तलवार की आत्मा शरीर में समाहित। मेरा रक्त पियो, 3 चीखों को जगाओ। भ्रम को चीर दो और मत को चीर दो, आत्मा को चीर दो और भावना को विभाजित कर दो। 9 आकाशों में अजगर का विलाप, 10,000 तलवारें सत्य की ओर लौटती हैं। तोड़ना। जैसे जैसे वह बोलती गई, चेनिये ने महसूस किया कि तलवार की धार और तेज होती जा रही है। उसी क्षण वह दोनों हाथों में तलवार लिए आगे बढ़ी और उसे उस घर की ओर जोर से पटका जिसमें को बड़ा बूढ़ा कठपुतली भाग गया था। तलवार की धार से एक तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। तलवार की ऊर्जा शुद्ध सफेद थी जिसमें रक्त पिपासा की हल्की सी झलक थी जिसे देखना भयावह था। क्या ये पौराणिक तलवार की ऊर्जा हो सकती है? चेनिये का दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि तलवार की ऊर्जा सीधे उसकी ओर लक्षित नहीं थी, फिर भी इससे उसकी आंखों में हल्की जलन हुई। चेनिये की स्तब्ध निगाहों के बीच तलवार की धार जैसी ऊर्जा घर के बीचों बीच से ऐसे गुजरी जैसे चाकू टोफू को काटता है और फिर दूर जाकर गायब हो गई। घर के मध्य भाग में एक भयावह दरार के निशान थे। बूम बूम बूम। तेज धमाकों के साथ घर धीरे धीरे एक गिरे हुए डोमिनो की तरह ढह गया, उसके सहारे टूट गए। बचे हुए लोग सन्नाटे में खड़े रह गए, मानो किसी जादू से जम गए हों। केवल आयरन लान ही अप्रभावित दिखाई दिया। वह लड़की पहले ही खंडहरों के बीच प्रकट हो चुकी थी। उसकी तीक्ष्ण निगाहें मलबे को छान रही थीं। तलवार की हल्की सी चमक अभी भी धार पर टिकी हुई थी। स्पष्ट रूप से उसमें अभी भी ऊर्जा बची थी। चेनिये ने अपनी हाथ वाली धनुष को तैयार रखा। कुछ देर बाद लड़की के चेहरे पर उदासी छा गई। को बड़ा बूढ़ा कठपुतली बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उसका चेहरा गंभीर दिख रहा था।
स्पष्टतः को बड़ा बूढ़ा कठपुतली गायब हो चुका था। इस पर सभी जीवित बचे लोग भय और श्रद्धा से भरी निगाहों से उस लंबी टांगों वाली लड़की की ओर मुड़ गए। उन्होंने इससे पहले केवल सीक्वेंस सुपर पावर्स के बारे में ही सुना था। अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि सीक्वेंस सुपर पावर्स का मतलब क्या होता है। ये क्षमताएं सामान्य मानवीय क्षमताओं से कहीं अधिक थीं। चेन ये ने शिंगहुआ टाउन में आयरन लान का टाइटन सीक्वेंस देखा था। 3 मीटर लंबे मांसल दैत्य में परिवर्तित होने से वह पहले ही सदमे में था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लंबी टांगों वाली लड़की तलवार की शक्ति का इस्तेमाल कर पाएगी। वे फिर से मोड़ पर मुड़ गए। वह विशालकाय और विचित्र विलो वृक्ष फिर से नजर आने लगा। गांव के चौक के बीचों बीच एक विशालकाय विलो वृक्ष खड़ा था। विलो की शाखाएं विषैले सांपों की तरह नीचे लटक रही थीं और उन शाखाओं के सिरों पर शव लटक रहे थे। पेड़ के नीचे 100 से अधिक शव लटके हुए थे, मानो विशाल विलो वृक्ष पर फल लटके हों। उस विशालकाय विलो वृक्ष को फिर से देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कई लोग लंबी टांगों वाली लड़की के करीब आने लगे। उनकी पिछली हड़ताल ने उनका विश्वास जीत लिया था। अन्य लोग उस बलवान लौह शेर के चारों ओर जमा हो गए। चेन ये के पीछे कोई खड़ा नहीं था। स्पष्टतः चेन ये के सपोर्ट सीक्वेंस ने विश्वास पैदा नहीं किया। लाशों की संख्या बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। चेन ये की निगाहें सख्त हो गईं, उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। जब वे पहली बार उस विशाल विलो वृक्ष के पास आए थे तब वहां इतने शव दिखाई नहीं दे रहे थे। अब स्पष्ट रूप से और भी चीजें सामने आ गई थीं। नहीं, ये लाशें जानी पहचानी लग रही हैं। चेन ये ने देखा कि हाल ही में मिले शवों पर अभी भी कई बैग लदे हुए थे। ये देखकर उसे ठंडक और भय का अनुभव हुआ। ये शव काफिले के थे। वे लोग उनके साथ लॉन्गेविटी विलेज में प्रवेश कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि लाशों की संख्या बढ़ गई है, बल्कि लॉन्गेविटी विलेज में प्रवेश करने के बाद से कोई भी वहां से नहीं निकला है। ये लोग पहले ही जाने की कोशिश कर रहे थे, अब ये सब यही हैं। लंबी टांगों वाली लड़की की शांत आवाज सुनाई दी। ये तो बूढ़ा लियू है। क्या वो पहले ही नहीं चला गया था? हे भगवान, श्याओ झांग, श्याओ जेंग, श्याओ कियान, वे यहाँ हैं। यह विलो का पेड़ आखिर है क्या? आसपास मौजूद बचे हुए लोगों की आवाजें भय और बेबसी से कांप रही थीं। जिन शवों को हाल ही में फांसी दी गई थी उनमें से कई ऐसे थे जो कुछ घंटे पहले तक जीवंत थे, कुछ तो उनके परिचित भी थे। परिचित चेहरों को इस तरह मरते देख साहस जुटाना मुश्किल हो गया। पहले चेन ये को लगा था कि लॉन्गेविटी विलेज की ये दौड़ शायद बहुत आसान होगी। ये देखकर उन्हें एहसास हुआ कि गांव की तीव्रता शिंगहुआ कस्बे से कहीं अधिक थी। जिस क्षण से उन्होंने दीर्घायु गांव में प्रवेश किया तब से कोई भी जीवित व्यक्ति इसे छोड़कर नहीं गया था। धत्तेरी की लंबी टांगों वाली लड़की ने अपने दांत पीसते हुए लंबी तलवार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। कमीने, ये सब नाटक कर रहे हैं, देखो मैं इसे कैसे तोड़ता हूं। आयरन लान ने अपनी पीठ पर रखे छोटे पहाड़ को झटक दिया और विशाल विलो वृक्ष की ओर बढ़ गया। हर कदम के साथ उसका पहले से ही अतिरंजित शरीर और भी अधिक फूलता जा रहा था। उसकी जांघें तेजी से फूल गईं, जिससे उसकी जीन्स फटकर शॉर्ट्स बन गई। उसके बूट सैंडल बन गए। उसकी टी शर्ट कसकर एक कंप्रेशन शर्ट बन गई। कुछ ही कदमों में उसका 2 मीटर का शरीर और भी हास्यास्पद आकार में फूल गया। चेन ये ने आयरन लान के लापरवाह हमले को नहीं रोका। यदि वह विशाल विलो वृक्ष उन्हें जाने से रोकता तो उसे नष्ट करना पड़ता। उस बड़े मूर्ख को कोशिश करने दो, ये भी एक तरीका था। अचानक चेन ये ने दूर पड़े एक शव को हिलते हुए देखा। उसका अकड़ा हुआ सिर धीरे धीरे उस हटे कट्टे आदमी की ओर मुड़ा। आयरन लान की हरकतें शांत झील में पत्थर गिराने जैसी थीं। बड़े मूर्ख, सावधान रहो। चेन ये ने अपनी धनुष बाण उठाए और हिलते डुलते शव पर निशाना साधा। संपर्क, सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C31 झो श्याओ श्याओ, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह किसी को मरते हुए चुपचाप देखता रहेगा। अभी तक कोई सामने क्यों नहीं आया? अब 3 बज चुके हैं, 4 बजने में आधे घंटे से भी कम समय बचा है। इस गांव में आखिर चल क्या रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे सब मर गए हों? असंभव। उनके पास 3 सीक्वेंस सुपर पावर उपयोग करता है, वे कैसे मर सकते हैं? जब से चेन ये और अन्य 2 लोग बचे हुए लोगों के साथ आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए लॉन्गेविटी विलेज में दाखिल हुए थे तब से गांव से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला था। ये स्थिति अत्यंत असामान्य थी। शिंगहुआ कस्बे में बचे हुए लोग लगातार भाग निकलते रहे थे। पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने के बाद कुछ जीवित बचे लोग सबसे पहले लौटेंगे। जिन लोगों को बाद में आपूर्ति मिली वे थोड़ी देर बाद बाहर आएंगे। लेकिन जब से बचे हुए लोग दीर्घायु गांव में दाखिल हुए हैं तब से एक भी जीवित व्यक्ति बाहर नहीं आया है। इस भयावह स्थिति ने सभी के दिलों पर एक काला साया डाल दिया। आमतौर पर आत्मविश्वास से भरे रहने वाले कप्तान चूचे भी इस समय कुछ असहज महसूस कर रहे थे। लॉन्गेविटी विलेज के बाहर बचे हुए लोग भी बेचैन होने लगे थे। इन बचे हुए लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जिनमें आपूर्ति जुटाने का साहस नहीं था और कुछ शारीरिक रूप से अक्षम थे और संसाधन एकत्र करने में सचेत रूप से असमर्थ थे। कुछ अन्य लोग विसंगतियों का सामना करने से बहुत डरते थे, इसके बजाय वे दूसरों से आपूर्ति प्राप्त करने की उम्मीद करते थे। जब किसी के पास पर्याप्त मात्रा में सामान जमा हो जाता था तो ये लोग उनसे सामान के बदले में समतुल्य मूल्य की पेशकश करते थे। इस तरह की घटनाएं काफिले में आम थीं। जब तक दोनों पक्ष सहमत हों, चूचे इन मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। काफिले में मौजूद अन्य लोगों के लिए भी यही जीवित रहने का नियम था।
गांव में सामान इकट्ठा करने के लिए आने वाले लोग भी इन लोगों की उम्मीद थे। लेकिन सुबह से लेकर अब तक गांव से कोई भी व्यक्ति सामान लेकर बाहर नहीं निकला है। इससे कई लोगों में बेचैनी बढ़ती गई। चूचे ने धुंध से घिरे गांव को देखा। जब वे सुबह 11 बजे पहली बार यहां पहुंचे तो चूचे को गांव के अंदर की स्थिति मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। लेकिन अब गांव की हालत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी, केवल एक अंधेरा धुंधला दृश्य ही नजर आ रहा था। जरा सी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इससे चूचे बहुत बेचैन हो गया। पास ही में एक महिला की आंखें बेतहाशा झपक रही थीं। यह महिला वास्तव में जू जियाओ थी। पिछली बार चूचे द्वारा थोड़ी बहुत अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के बाद जू जियाओ काफिले के भीतर अपनी उपस्थिति में काफी संयमित हो गई थी। लेकिन अगर कोई यह सोचे कि इस महिला ने कुछ नहीं किया तो यह असंभव होगा। इस दौरान नेटवर्किंग के माध्यम से जू जियाओ ने कई बहनों से संपर्क किया था। जू जियाओ ने अपने मन में योजना बनाना शुरू कर दिया था। अगर दीर्घायु गांव से कोई बाहर नहीं आता तो वह भी केवल मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करेगी। उनकी समझ के अनुसार हालांकि कैप्टन चूचे भी सीक्वेंस सुपर पावर्स का उपयोग करने वाला था, लेकिन उसमें युद्ध क्षमता बहुत कम प्रतीत होती थी। जू जियाओ ने मन ही मन गुप्त रूप से योजना बनाई। अगर 4 बजे तक भी कोई बाहर नहीं आया, गांव के बाहर मौजूद काफिला कुछ हद तक चिंताजनक लग रहा था। गांव के अंदर की स्थिति स्पष्ट रूप से बेहद खतरनाक हो गई थी। वह विशाल विलो वृक्ष एक क्रोधित राक्षस जैसा दिखता था। विलो की शाखाओं से बंधे अनगिनत शवों में जान आने लगी। बुरी इच्छाओं से भरी धुंधली आंखों की जोड़ियां बचे हुए लोगों को ऐसे देख रही थी मानो वे स्वादिष्ट भुने हुए मुर्गों को निहार रही हों। सैकड़ों शवों का एक साथ सक्रिय होना किसी ज़ोंबी फिल्म के दृश्य को देखने जैसा लग रहा था, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। विलो की शाखाओं से गर्दन में उलझा हुआ एक शव कठपुतली की तरह आयरन लान की ओर दौड़ा। एक बार जब एक शव हिलने लगा तो अन्य शव भी हरकत करने लगे। ये शव विलो की शाखाओं द्वारा नियंत्रित थे, जो हवा में ऐसे हमला कर रहे थे जैसे किसी बच्चे के हाथ में हवाई जहाज हो। दूर हो जाओ। आयरन लान ने मूल रूप से विशाल विलो वृक्ष पर हमला करने का इरादा किया था और अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए इस भयानक विशाल विलो वृक्ष को नष्ट करने की योजना बनाई थी। शायद यही लॉन्गेविटी विलेज छोड़ने का तरीका था, लेकिन उसके सामने लाशों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसकी विशाल मुट्ठी एक लाश पर जा गिरी, जिससे वह हवा में पीछे की ओर उड़ गई। पलक झपकते ही लाश फिर से आगे की ओर उछल पड़ी। क्या आयरन लान की मुट्ठी ने वास्तव में उस शव को कोई घातक क्षति नहीं पहुंचाई थी? ये तो सबको पता ही होगा कि आयरन लान का एक मुक्का एक वयस्क पुरुष के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन इसका शव पर कोई असर नहीं हुआ। ये दृश्य देखकर चेनये का दिल जम गया। ये शव स्पष्ट रूप से कुबड़ा बूढ़ी कठपुतली और सफेद पोशाक वाली कैंची वाली महिला जैसी संस्थाओं से हीन थे, लेकिन वे अब भी बहुत परेशानी पैदा करने वाले थे। इससे चेनये का दिल धीरे धीरे डूबने लगा। लेकिन जल्द ही अन्य शव फिर से आगे बढ़ने लगे। एक शव पहले ही आयरन लान की पीठ पर झपट चुका था और अपना मुंह खोलकर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को काटने के लिए तैयार था। वूश! काले कुत्ते के खून में सना हुआ एक तीर लाश की पीठ में जा लगा। सिजल! सफेद धुआं उठ रहा था। लाश दर्द से कराहते हुए आयरन लान की पीठ से पीछे हट गई। आपने एक लाश कठपुतली को क्षति पहुंचाई है। आपको वह धन जोड़ 100 प्राप्त हुए हैं। इसने काम किया, इसलिए इन्हें लाश की कठपुतलियां कहा जाता है। इससे पहले कि चेनये खुश हो पाता, उसने देखा कि तीर से घायल लाश की कठपुतली उस पर फिर से झपट पड़ी। लाश की कठपुतली के उसके पास पहुंचने से पहले ही चेनये को एक दुर्गंधयुक्त मछली जैसी गंध महसूस होने लगी थी। लंबी टांगों वाली लड़की ने अपने बाएं हाथ की तलवारनुमा उंगलियों को अपनी दिव्य तलवार पर फेरा और मंत्रों का जाप करते हुए बुदबुदाई। तेज प्रकाश तलवार को प्रज्वलित करता है, पाताल लोक को रोशन करता है। खुला! लड़की की लंबी तलवार से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी और वह लाश की कठपुतली पर वार कर रही थी। लाश की कठपुतली 2 हिस्सों में टूटकर जमीन पर गिर गई। इसके बावजूद 2 भागों में बंटी लाश की कठपुतली किसी तरह रेंगते हुए चेनये की ओर बढ़ने की कोशिश करती रही। धत्तेरी की! चेनये को बस गाली देने का मन कर रहा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि लाश की कठपुतलियों से निपटना इतना मुश्किल होगा। आह! एक खौफनाक चीख! चेनये से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक जीवित व्यक्ति को कई लाश की कठपुतलियों ने पकड़ लिया था और उसे आसमान में उड़ा ले गए थे। थोड़ी ही देर में खून जमीन पर चारों तरफ फैल गया। मूल रूप से लाश की कठपुतलियां उड़ नहीं सकती थीं, लेकिन विलो की शाखाओं द्वारा खींची जाने वाली लाश की कठपुतलियां उड़ सकती थीं। जियोफू, मुझे बचाओ! सामान से लदी वह बूढ़ी औरत वास्तव में अभी तक मरी नहीं थी। हालांकि बहुत अधिक सामान ढोने के कारण वह थोड़ी सुस्त गति से चल रही थी, लेकिन वह अब भी संघर्ष कर रही थी। लाश की कठपुतलियों के हमलों से बचने के लिए लगातार दाएं बाएं भाग रही थी। उन लाश की कठपुतलियों का मूल उद्देश्य उसे निशाना बनाना था, लेकिन पास में मौजूद एक लापरवाह जीवित व्यक्ति को उस बूढ़ी औरत ने धक्का देकर अपना शिकार बना लिया। आसपास मौजूद कई बचे हुए लोगों ने यह दृश्य देखा और उस बूढ़ी औरत के प्रति उनकी घृणा और आक्रोश और भी बढ़ गया। बस उस मूर्ख विश्वविद्यालय के छात्र ने इसे नहीं देखा। लेकिन अब शियाओफू नाम का युवा विश्वविद्यालय छात्र खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक लाश की कठपुतली से लड़ते हुए एक स्टील के पाइप को लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही पल जीवित नहीं बचेगा। इस समय बहनें जो लैन और जो शियाओ भी बेहद विकट परिस्थितियों में थीं। लाशों की कठपुतलियों के समूह किसी भी दिशा से जीवित बचे लोगों पर हमला कर सकते थे। इन लाश की कठपुतलियों के सामने जो लैन की प्रसिद्धि का कोई असर नहीं हुआ।
जब उन्होंने देखा कि उनके ठीक बगल में मौजूद जीवित व्यक्ति को लाश की कठपुतलियों द्वारा चीखते चिल्लाते हुए ले जाया जा रहा है, दोनों बहनें बेहद भयभीत थीं। बहनों ने पहले से ही जीवित रहने के लिए आयरन लान और नाना की सुरक्षा पर निर्भर रहने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्यवश आयरन लान पहले ही बहनों से दर्जनों मीटर दूर स्थित विशाल विलो वृक्ष की ओर बढ़ चुका था। जहां तक लंबी टांगों वाली लड़की की बात है, उसके द्वारा बहनों की रक्षा करने की संभावना और भी कम थी। लंबी टांगों वाली लड़की को इस समय आयरन लान की रक्षा करने के साथ साथ चेनये की सुरक्षा भी करनी पड़ रही थी, इसलिए उसके पास बहनों की देखभाल करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। आकाश से विलो की शाखाओं से युक्त एक शव की कठपुतली उतरी और सीधे जोऊ लैन की ओर दौड़ी। बहन, सावधान रहो। उस युवती को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने लापरवाही से अपने पीठ पर रखे बैग को लाश की कठपुतली पर जोर से पटक दिया, जिससे जोऊ लैन खतरे से बच निकली। लेकिन जल्द ही और भी लाश की कठपुतलियां आगे बढ़ गईं। श्याओ श्याओ जो श्याओ श्याओ ने देखा कि चेनये द्वारा चलाया गया तीर एक लाश की कठपुतली में जा लगा, जिससे जल्द ही सफेद धुआं निकला और वह पीछे हट गई। जो श्याओ श्याओ ने दांत पीसते हुए कहा, बहन चलो चेनये के पास चलते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह खतरे में पड़े लोगों को बचाने से इनकार करेगा। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C32 मेरी बहन को बचाओ। कुछ महीने पहले प्रमुख हस्ती जोऊ लैन की छोटी बहन होने के नाते जो श्याओ श्याओ भी सितारों से घिरी हुई और चांद की चहेती थी। अगर सिर्फ दिखावट के आधार पर देखा जाए तो जो श्याओ श्याओ अपनी बड़ी बहन जोऊ लैन से किसी भी तरह कमतर नहीं थी। जो श्याओ श्याओ के आधिकारिक तौर पर डेब्यू करने से पहले ही कई टैलेंट एजेंसियों ने उनसे संपर्क किया था, इस उम्मीद में कि वे उन्हें साइन कर लेंगी। जो श्याओ श्याओ ने अपने डेब्यू की तैयारियों शुरू करने से पहले ही कई शीर्ष स्तरीय अवसर हासिल कर लिए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा मनोरंजन जगत उनके डेब्यू का इंतजार कर रहा था। अपनी बहन जोऊ लैन के शालीन और परिपक्व नारीत्व के आकर्षण की तुलना में जो श्याओ श्याओ युवा ऊर्जावान सुंदरता का प्रतीक थी, जो वर्तमान में सबसे लोकप्रिय थी। अपनी बहन जोऊ लैन की स्थापित पृष्ठभूमि के साथ जो श्याओ श्याओ का घरेलू मनोरंजन उद्योग में शीर्ष स्थान हासिल करना स्वाभाविक था। यहां तक कि जो श्याओ श्याओ स्वयं भी इस बात पर विश्वास करती थी। दुर्भाग्यवश दुर्घटनाएं अक्सर ठीक उसी समय घटित होती हैं जब आपको लगता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। शहर गिर गए, असंख्य भयावह विसंगतियां प्रकट हुईं। मानव सभ्यता अकल्पनीय गति से पतन की ओर अग्रसर थी। उस समय जो श्याओ श्याओ अपनी बहन जोऊ लैन के साथ अपनी पहली फिल्म की तैयारी कर रही थी, जिसमें दोनों बहनें एक बड़े प्रोडक्शन की फिल्म में विपरीत भूमिकाओं में नजर आने वाली थीं। महज कुछ ही घंटों में फिल्म के सभी क्रू मेंबर किसी अज्ञात घटना के शिकार हो गए, जिससे पूरा सेट एक मौत का मैदान बन गया। जो श्याओ श्याओ और उसकी बहन किसी तरह शहर से भाग निकली और कई संयोगों के चलते वे इस काफिले में शामिल हो गईं। कई अन्य लोगों की तरह जो श्याओ श्याओ को भी यह विश्वास नहीं था कि मानव समाज पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। शायद जल्द ही मानव सैन्य बल उन विसंगतियों से शहरों को वापस ले लेंगे। लेकिन जैसे जैसे उसे प्रलय के बारे में अधिक जानकारी मिलती गई, जो श्याओ श्याओ के दिल में बसी छोटी सी उम्मीद धीरे धीरे गायब हो गई। मानव समाज की व्यवस्था धीरे धीरे ध्वस्त हो रही थी और तेजी से बर्बर होती जा रही थी। अगर वे काफिले में शामिल नहीं होती तो बहनों की मौजूदा स्थिति निश्चित रूप से बहुत खराब होती। जो श्याओ श्याओ ने अपने लंबे बाल छोटे करवा लिए, अपने छोटे कपड़े उतार दिए, अपने गोरे प्यारे चेहरे पर मिट्टी मल ली और धीरे धीरे एक लड़के की तरह व्यवहार करना भी सीख लिया। जो श्याओ श्याओ खुद को एक लड़के की तरह मानती थी, इस प्रलय में जीवित रहने के लिए, गरिमा के साथ जीने के लिए। इन बहनों ने आम पीड़ितों की तुलना में कहीं अधिक मेहनत की। जब भी वे आपूर्ति केंद्रों पर पहुंचते, अन्य जीवित बचे लोग हिचकिचाते और पीछे हट जाते, यहां तक कि आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए भी अनिच्छुक होते। लेकिन बहनों ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। वे हमेशा आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए कस्बों और गांवों में दौड़ पड़ती थीं और इस दौरान उन्हें अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ता था। इसलिए अन्य बचे हुए लोगों की तुलना में बहनों का जीवन कहीं बेहतर था। बहनों को समझ आ गया था कि इस तरह की प्रलय में आप केवल खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। जब तक कि जो श्याओ श्याओ को यह पता नहीं चला कि उसकी बहन ने एक नवजागृत अनुक्रम अलौकिक प्राणी को गैसोलीन का एक डिब्बा दे दिया था। वह पेट्रोल का पूरा एक डिब्बा था। पेट्रोल का वह डिब्बा इकट्ठा करने के लिए बहनों को लगभग असामान्य शक्तियों के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उस पेट्रोल के डिब्बे का किसी भी चीज के बदले आदान प्रदान नहीं किया गया। उसकी बहन ने इसे सिर्फ एक वादे के बदले दे दिया था। जो श्याओ श्याओ को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत पेट्रोल का वह डिब्बा वापस ले लिया। अगले कुछ दिनों में जो श्याओ श्याओ को उस व्यक्ति से प्रतिशोध की आशंका सता रही थी। भले ही वह एक सहायक भूमिका में था, फिर भी वह आखिरकार एक असाधारण व्यक्तित्व वाला प्राणी था। दिन इसी तरह लगातार बीतते गए। जैसे जैसे उसे अनुक्रमिक महामानवों के बारे में अधिक जानकारी मिलती गई, जो श्याओ श्याओ को कभी कभी अपने किए पर पछतावा होने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह फिर भी एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। जब तक वे यहाँ लॉन्गेविटी विलेज नहीं पहुंच गए। लॉन्गेविटी विलेज में मौजूद खतरे अन्य आपूर्ति केंद्रों की तुलना में कहीं अधिक थे। जो श्याओ श्याओ ने इससे पहले कभी मौत को इतना करीब महसूस नहीं किया था। अगले ही पल वह एक ठंडी लाश बन सकती थी। अब जाकर जो श्याओ श्याओ को उस समय पेट्रोल का डिब्बा लेने पर सचमुच पछतावा हुआ। अगर उन्हें चेनये का वादा मिल जाता, उनकी सुरक्षा प्राप्त हो जाती, तो शायद वे इस बार बच सकते थे।
दुर्भाग्यवश इस दुनिया में पछतावे का कोई इलाज नहीं है। झू शियाओ सुरक्षा पाने के लिए अन्य 2 क्रम के महामानवों के पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्यवश अलौकिक शक्तियों वाले लोगों की नज़र में उसकी और उसकी बहन की स्थिति आम लोगों से किसी भी तरह से अलग नहीं थी। अब तक पिछले 2 क्रम के महामानव विलो की शाखाओं से लटके उन शवों से निपटने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें बहनों की परवाह ही नहीं थी। और वह सहायक भूमिका निभाने वाला चेन ये, जिसे वह पहले बेकार समझती थी, वास्तव में अपने हाथ के धनुष का उपयोग करके उन लाशों को पीछे धकेल सकता था। भले ही वह उन लाशों को मार न सके, लेकिन केवल उन्हें खदेड़ने की क्षमता ने ही बहनों को उसे एक जीवन रेखा के रूप में देखने के लिए प्रेरित कर दिया था। झू शियाओ को अब चेन ये के साथ अपने पिछले विवाद की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, वह केवल उसकी सुरक्षा चाहती थी। इस समय केवल झू शियाओ ही नहीं, बल्कि और भी लोग चेन ये के स्थान की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि वह बूढ़ी महिला झाओ भी इसी तरह की गणना कर रही थी। नाना और आयरन लान एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए विशाल विलो वृक्ष की ओर बढ़े। इस समय उन्हें अन्य बचे हुए लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सौभाग्यवश लगभग अधिकांश लाश की कठपुतलियां इन्हीं दोनों के आसपास केंद्रित थीं। अन्यथा चेन ये और अन्य जीवित बचे लोग बहुत पहले ही मर चुके होते। लेकिन फिर भी बिखरे हुए शवों के पुतलों ने चेन ये को व्यस्त और परेशान बनाए रखा। चेन ये इस समय अभूतपूर्व क्षमता का प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी हाथ से चलने वाली धनुषाकार भुजा पूरी गति से तीर चला रही थी। विश्राम के समय काफिले के साथ नियमित अभ्यास करने के कारण ही संभव हो पाया। उसने अभी अभी एक तीर लोड किया ही था कि एक लाश की कठपुतली ने अपने भयानक सफेद दांत दिखाए और आगे की ओर दौड़ पड़ी। चेन ये ने अपना हाथ उठाया और एक तीर चलाया। वूश! एक लाश की पुतली के माथे में एक तीर धंसा हुआ है, घाव से सफेद धुआं निकल रहा है। लाश की कठपुतली दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गई। चेन ये के पास सिस्टम नोटिफिकेशन चेक करने का समय नहीं था। उसने एक और तीर निकाला और जल्दी से उसे लोड कर लिया। आसपास की लाशों की कठपुतलियां आग की ओर आकर्षित होने वाले पतंगों की तरह थीं। आम बचे हुए लोग लाशों से बनी कठपुतलियों के खिलाफ प्रभावी हमले करने में असमर्थ थे। उन्होंने जो स्टील के पाइप और सुदृढ़ीकरण छड़ें उठाईं, वे लाशों की कठपुतलियों को गुदगुदी करने से ज्यादा कुछ नहीं थीं। बुजुर्ग महिला झाओ इतनी फुर्ती से चलती थी जैसे कोई सुपरमार्केट में अंडे उठा रहा हो या बस में सीट हथिया रहा हो। इससे पहले कि अन्य जीवित बचे लोग चेन ये के पास पहुंच पाते, ये फुर्तीली बूढ़ी महिला पहले ही चुपचाप चेन ये के पीछे छिप गई थी, उसकी सुरक्षा की तलाश में। ठीक उसी समय बूढ़ी महिला झाओ को खुद पर थोड़ी सी खुशी महसूस हुई। उसने देखा कि अचानक एक बड़ा हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ा। बुजुर्ग महिला झाओ थोड़ी चौंक गई। ये बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा था? इससे पहले कि बूढ़ी महिला झाओ आगे कुछ सोच पाती, उस बड़े हाथ ने उन्हें धीरे से धक्का दे दिया। बूढ़ी महिला झाओ ठोकर खाकर गिर पड़ी और उसने एक बेहद भयानक भूतिया चेहरे को देखा जो उसे एक जहरीली ठंडी मुस्कान दे रहा था। आप! बुजुर्ग महिला झाओ समझ गई थी, ये बच्चा उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसकी यह मजाल, क्या उन्हें बुजुर्गों का सम्मान करना और छोटों को महत्व देना नहीं आता था? इससे पहले कि बूढ़ी महिला झाओ जोर से गाली दे पाती, वह पहले ही 2 लाश की कठपुतलियों से घिर चुकी थी। एक दर्दनाक चीख के साथ ये फुर्तीली बूढ़ी महिला, जो युवाओं से कम गति से नहीं चलती थी, को कई लाशों की कठपुतलियों द्वारा घसीट कर ले जाया गया, जिससे जमीन पर केवल खून का एक धब्बा रह गया। चेन ये के कृत्यों को देखकर वहां मौजूद अन्य बचे हुए लोग निर्मम रूप से भयभीत हो गए। ये युवक कितना निर्दयी है। अभी अभी चेन ये ने अपने धनुष के तीर को लोड करने में थोड़ी देरी कर दी थी, जिससे एक लाश की कठपुतली को करीब आने का मौका मिल गया। इसलिए उसने अपने पीछे खड़ी बूढ़ी महिला झाओ को धक्का दिया ताकि उसे बलि के मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर सके। ये निर्ममता और क्रूरता की पराकाष्ठा थी। चेन ये को अपने दिल में जरा सा भी अपराध बोध नहीं हुआ। जब झू शियाओ ने चेन ये की निर्दयी प्रवृत्ति देखी तो उसके कदम थोड़े हिचकिचाए। ये ठीक यही झिझक थी। झू शियाओ का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने तुरंत मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी बहन झू लैन पर एक लाश झपट रही है। चेन ये, मेरी बहन को बचाओ। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C33 चेन ये, कृपया। लंबी टांगों वाली लड़की और आयरन लान की तुलना में काफिले में सपोर्ट सीक्वेंस के रूप में चेन ये की उपस्थिति काफी कम थी। तलवार अमर वंश की सदस्य होने के नाते नाना प्रतिदिन अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लेकर काफिले के आसपास घूमती रहती थी। कुछ ही क्षण पहले उसने तलवार के एक ही वार से एक आम नागरिक के घर को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया था। बचे हुए लोगों की नज़र में ये लंबी टांगों वाली लड़की लगभग एक सुपरहीरो थी। फिर आयरन लान था, वह विशालकाय दानव जिसकी 2 मीटर से अधिक की ऊंचाई ही लोगों पर जबरदस्त दबाव डालती थी। और रहस्यमय और अथाह कप्तान चूचे, जिसके पास स्पष्ट रूप से कुछ वास्तविक कौशल थे। केवल चेन ये, जो हाल ही में जागृत हुई अनुक्रम महाशक्ति का धनी था, अन्य जीवित बचे लोगों से अलग नहीं लग रहा था। अगर कोई ऐसा उपकरण होता जो अनुक्रमों को माप सकता, तो यह पता चल जाता कि चेन ये का यांत्रिक अनुक्रम नकली था। ये देखने में साधारण सी लगने वाली सहायता प्रक्रिया अब अन्य जीवित बचे लोगों के लिए जीवन रेखा बन गई थी। जब आम बचे हुए लोगों का सामना लाश की कठपुतलियों से हुआ तो यह ऐसा था जैसे 3 साल का बच्चा बड़े तगड़े आदमियों का सामना कर रहा हो। बचे हुए लोगों के हाथों में मौजूद स्टील के पाइप और बेसबॉल बैट लाश की कठपुतलियों के खिलाफ लगभग बेकार थे।
आग्नेयास्त्र और इस तरह के अन्य हथियार ऐसे विनियमित हथियार थे जिन्हें आम लोग आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते थे। सर्वनाश के बाद बंदूकें और इसी तरह के हथियार और भी दुर्लभ हो गए। यदि किसी के पास आग्नेयास्त्र और गोला बारूद भी होते तो भी विसंगतियों के खिलाफ उनकी प्रभावशीलता काफी सीमित होती। चेनिये के हाथों में मौजूद काले कुत्ते के खून से लथपथ हैंडबो ही लाश की कठपुतलियों पर कुछ हद तक असर डाल सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि चेनिये की पहले की निर्मम निर्णायकता, जिसमें उसने बिना किसी झिझक के बूढ़ी महिला झाओ को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था, ने कुछ लोगों को उसके प्रति आशंकित कर दिया था। और अब मशहूर हस्ती जोऊ लैन को एक लाश की कठपुतली ने गिरा दिया है और शायद अगले ही पल इस हस्ती की मौत हो जाएगी। लाश की कठपुतली के अमानवीय भूतिया चेहरे का सामना करते हुए जोऊ लैन के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई छड़ी से अपने सामने मौजूद लाश की कठपुतली को हताशापूर्वक दूर भगाया। शाओ शाओ, जोऊ लैन चीखने से खुद को रोक नहीं पाई। अपनी बहन को लाश की कठपुतली द्वारा गिराए जाते देख जो शियाओ शियाओ घबरा गई और चेनिये से मदद के लिए चिल्लाई, चेनिये, मेरी बहन को बचाओ। चेनिये ने अपना हाथ उठाया और एक तीर चलाया। तीर का एक बोल्ट लाश की कठपुतली के सिर पर लगा, जिससे सफेद धुएं का एक गुबार उठा। लाश की कठपुतली चीखी और पीछे हट गई। चेनिये ने जो बहनों की ओर एक नजर डाली, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसके हाथ बिना रुके तेजी से एक और तीर निकाला, उसे लोड किया और फायर कर दिया। उसने एक और लाश की कठपुतली को खदेड़ दिया जो हमला करने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर कि चेनिये सचमुच उन्हें बचाने से इनकार कर रहा है, जो शियाओ शियाओ की आंखों में दुख और आक्रोश झलक रहा था। लेकिन इस समय जो शियाओ शियाओ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी उठाई और मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। लाश की कठपुतलियों की क्षमताएं काफी सीमित थीं, उनकी ताकत और फुर्ती केवल एक सामान्य स्वस्थ वयस्क पुरुष के बराबर थी। विलो की शाखाओं से प्रेरित होकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उड़ने की क्षमता प्राप्त कर ली है। इसके अलावा सामान्य हमले भी उनके खिलाफ काफी हद तक अप्रभावी साबित हुए। एक औसत वयस्क पुरुष एक अकेले लाश के पुतले का मुकाबला नहीं कर सकता था, और वे बहुत सारे थे। उस विशाल विलो पेड़ के नीचे 100 से अधिक लाश की कठपुतलियां थीं। एक बार जब कोई लाश कठपुतली किसी लक्ष्य से चिपक जाती थी तो वह तेजी से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और वे भी उस पर टूट पड़ते थे। वे सामान्य विसंगतियों की तुलना में कहीं अधिक परेशानी पैदा करने वाले थे। सौभाग्य से आयरन लान और नाना ने विशाल विलो का अधिकांश ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, जिससे चेनिये जैसे बचे हुए लोग परिधि पर इतनी देर तक टिके रह सके। ऐसा नहीं था कि चेनिये और अन्य लोग उस विशाल विलो के क्षेत्र से भागना नहीं चाहते थे। उनके पास भागने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। विशालकाय विलो वृक्ष की शाखाएं अनंत विस्तार में सक्षम प्रतीत होती थीं, जिससे पूरा गांव उसका युद्ध क्षेत्र बन जाता था। अपनी बहन की मदद के लिए पुकार सुनकर जो शियाओ शियाओ मदद के लिए दौड़ी और अपने हाथ में मौजूद लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करके अपनी बहन को नीचे दबाए हुए लाश की कठपुतली को धक्का देकर हटा दिया। जैसे ही उसने अपनी बहन को ऊपर खींचा, जो शियाओ शियाओ ने निराशापूर्वक महसूस किया कि कई लाश की कठपुतलियां पहले ही उनके चारों ओर जमा हो चुकी थीं। एक लाश की कठपुतली से निपटना ही बहनों के लिए काफी कठिन साबित हो चुका था। अब उनके चारों ओर और भी बहुत से लोग मौजूद थे। धुंधली आंखों की वे जोड़ियां बहनों को टकटकी लगाए देख रही थीं, जिनमें से कई चेहरे अभी भी भयावह रूप से परिचित थे। उनके मन में मृत्यु का भय प्रबल हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह और उसकी बहन आज यहीं मर जाएं? दोनों बहनें पीठ से पीठ मिलाकर खड़ी थीं और दोनों के हाथों में एक एक नुकीला स्टील का पाइप था। इस तरह के साधारण हथियार आम लोगों के लिए कुछ खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन कॉप्स पपेट्स के खिलाफ वे पूरी तरह से बेकार साबित हुए। जो लैन ने स्टील के पाइप को कसकर पकड़ रखा था, उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। 4 या 5 भयंकर दिखने वाली लाश की कठपुतलियों ने बहनों को घेर लिया। दूर से कुछ और लाश की कठपुतलियां उनकी ओर आ रही थीं। धुंधली आंखों के जोड़े, खुले मुंह, सड़ते हुए शरीर और दुर्गंध की लहरें उन पर टूट पड़ीं। जो शियाओ शियाओ लाश की कठपुतलियों की सतह पर कीड़े रेंगते हुए भी देख सकती थी। इन लाश की कठपुतलियों ने अभी भी मानव रूप को बरकरार रखा था, लेकिन उन्होंने अपनी सारी मानवता खो दी थी। छोटी बहन, मौका मिलते ही सबसे पहले भागो। बस चेनिये के पास पहुंच जाओ, भले ही वह तुम्हें बचाना न चाहे, तुम वहां ज्यादा सुरक्षित रहोगी। जो लैन ने दांत पीसते हुए अपनी बहन को निर्देश दिया। जो शियाओ शियाओ ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, जो लैन, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं चेनिये से मदद मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगी। जो शियाओ शियाओ ने जोर से दांतों को दबाया। उसके होंठों से हल्का खून बह रहा था, पसीने से उसके माथे के बाल भीग गए थे, जिससे वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रही थी। ये कहते हुए जो शियाओ शियाओ को अंदर ही अंदर कुछ अपराध बोध महसूस हुआ। एक चीख तब गूंज उठी जब भागने की कोशिश कर रहे एक पुरुष जीवित व्यक्ति की पीठ पर एक लाश की कठपुतली कूद पड़ी, जिसका खुला मुंह उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को काटने लगा। जब उस व्यक्ति को घसीटते हुए विशाल विलो वृक्ष की घनी शाखाओं के बीच ले जाया गया तो उसके साथ खून की बौछारें भी बह रही थीं। ये दुखद घटना बहनों से महज 4 या 5 मीटर की दूरी पर घटी। उस व्यक्ति ने सर्वनाश से पहले किसी सूचीबद्ध कंपनी में कार्यकारी अधिकारी होने का दावा किया था और एक समय तो उसने जोऊ लैन का पीछा भी किया था। किसने सोचा होगा कि वह उनकी आंखों के सामने इस तरह मर जाएगा? जो शियाओ शियाओ की पुतलियां बुरी तरह कांप उठी। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखों में आंसू भर आए, डर के आंसू। उसकी आंखों के सामने ही मौत घटित हो गई थी। जो शियाओ शियाओ ने थोड़ी दूर स्थित चेनिये की ओर देखा।
चेन ये, झू शियाओ शियाओ ने अनिच्छा से चीख मारी। पहली बार उसकी आवाज में थोड़ी सी विनती झलक रही थी। आमतौर पर जिद्दी स्वभाव वाली झू शियाओ शियाओ के लिए यह एक बेहद दुर्लभ घटना थी। सर्वनाश के बाद से लेकर अब तक झू शियाओ शियाओ ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी थी, लेकिन अब वह और उसकी बहन झू लैन बेहद मुश्किल हालात में थी। चेन ये की हालत भी इस समय कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से उसने पर्याप्त मात्रा में काले कुत्ते के खून से रंगे तीर जमा कर रखे थे और वह बड़ी मुश्किल से ही टिक पाया। हालांकि काले कुत्ते के खून से दागे गए तीर लाश की कठपुतलियों को मार नहीं सके, लेकिन वे कम से कम उन्हें पीछे धकेलने में सक्षम थे। चेन ये की आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन चमक रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें गिनने की उसे कोई परवाह नहीं थी। इस समय चेन ये केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि नाना और आयरन लान शीघ्र कार्रवाई करें, अन्यथा अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। बाकी बचे लोगों की बात करें तो चेन ये को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अचानक उसका नाम सुनकर चेन ये थोड़ी देर रुका, फिर उसने देखा कि 4-5 लाश की कठपुतलियां झू बहनों को घेरे हुए हैं। झू बहनों के हाथों में मौजूद स्टील के पाइप इन लाश की कठपुतलियों के सामने बच्चों के खिलौनों जैसे थे। महज कुछ ही सेकंड में इन बहनों को लाश की कठपुतलियों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। झू बहनों की निगाहें उससे विनती और दया से भरी हुई थीं। ठंडी हवा में नन्हे पिल्लों की तरह जो अपने मालिक की ओर विनती भरी निगाहें डालते हैं। चेन ये को अपना सिर घुमाते हुए देखकर बहनों की आंखों में आशा की चमक आ गई। इस क्षण झू शियाओ शियाओ की बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर उठी। अंतहीन पछतावा और आशा आपस में गुंथी हुई थी। कृपया चेन ये, हमें बचाओ। एक क्षण पहले उसने कहा था कि वह मदद की भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करेगी। अगले ही पल वह मौत के कगार पर थी। मौत उसके बेहद करीब थी। ये बदलाव इतनी तेजी से हुआ कि खुद झू शियाओ शियाओ ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C34 गांव की ओर पलायन। ठीक उसी समय जब झू शियाओ शियाओ चेन ये से मदद की गुहार लगा रही थी, आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाली एक गर्जना हवा में गूंज उठी। इसके तुरंत बाद धरती को हिला देने वाले भूकंप के झटके आए, मानो कोई विशालकाय अजगर जमीन के नीचे दहाड़ रहा हो और मथ रहा हो। विलो की शाखाओं से बंधी लाशों की कठपुतलियां भी बेतरतीब ढंग से हिलने डुलने लगीं। सभी जीवित बचे लोगों ने मुड़कर देखा। दुनिया के विशालकाय विलो वृक्ष के नीचे 3 मीटर ऊंचे दानव की मांसपेशियां हिंसक रूप से फूल रही थीं। उसकी विशाल मुठ्ठियां विलो के तने पर ऐसे प्रहार कर रही थीं मानो किसी भारी हथौड़े से प्रहार कर रही हों। विलो वृक्ष से लाल रंग का खून बह रहा था और लकड़ी के टुकड़े चारों ओर उड़ रहे थे। लंबी टांगों वाली लड़की ने एक हाथ में अपनी लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और किसी रहस्यमय मंत्र का जाप कर रही थी। उसकी तलवार के चारों ओर शक्ति लगातार तीव्र होती जा रही थी। तलवार की ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। उसके लंबे बाल हवा के बिना लहरा रहे थे मानो वह कोई दिव्य कन्या हो। लेकिन लड़की का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता गया। उस पर खून का कोई निशान नहीं बचा था। ये वही तलवारबाजी की तकनीक थी जिसका इस्तेमाल लड़की ने पहले को बड़ा बूढ़े पुतले के खिलाफ किया था, लेकिन इस बार इसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। हड़ताल। लड़की ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी तलवार को हल्के से विशाल विलो वृक्ष की ओर घुमाया। एक चकाचौंध भरी तलवार की ऊर्जा से बंधी हुई लंबी तलवार, जिसकी मूल रूप से 1 मीटर लंबी ब्लेड अब 10 मीटर से अधिक लंबी हो गई है। इतनी दूरी से भी चेन ये को अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई। तलवार नीचे गिरी। उस विशाल विलो वृक्ष के शरीर पर तलवार का एक भयानक निशान दिखाई दिया और उसके तने से भारी मात्रा में गहरा लाल रक्त बह रहा था। जमीन के नीचे से भयानक अस्पष्ट रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। इस तलवार ने विशाल विलो वृक्ष को स्पष्ट रूप से घायल कर दिया था। उसका तना बुरी तरह से हिल रहा था, जिससे गांव के केंद्र का चौक भी प्रभावित हो रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव भूकंप का सामना कर रहा हो। ये क्षण संयोगवश झू शियाओ शियाओ द्वारा चेन ये से की गई विनती के साथ मेल खा गया। बचे हुए लोग भय से उस विशाल विलो वृक्ष को देख रहे थे। यहां तक कि लाशों की कठपुतलियां भी किसी तरह की घबराहट में डूबी हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो कोई भयानक घटना घटित होने वाली हो। दौड़ना। चेन ये ने जोर से चिल्लाया। आसपास मौजूद बचे हुए लोग अचानक जाग गए, अपने बैगों के साथ मुड़े और पागलों की तरह गांव के प्रवेश द्वार की ओर भागने लगे। चेन ये के पास अब हिचकिचाने का कोई मौका नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि विशाल विलो वृक्ष के घायल होने से गांव में किसी वर्जित प्रथा का उल्लंघन हुआ है। उसकी पीठ पर लटका बैग चेन ये के लिए जरा भी बाधा नहीं बन रहा था। इस समय वह यही सोच रहा था कि काश उसके माता पिता ने उसे 2 अतिरिक्त पैर दिए होते, और वह गांव के प्रवेश द्वार की ओर बेतहाशा दौड़ पड़ा। चेन ये की गुस्से भरी चीख से भी क्रोधित बिग फूल नहीं जागा। 3 मीटर लंबे उस बलवान राक्षस की आंखें अब भी लाल थीं और उसके लोहे के मुंह के हथौड़ों की तरह लगातार उस विशाल विलो वृक्ष के तने पर प्रहार कर रहे थे। टाइटन सीक्वेंस सभी सीक्वेंसों में सबसे शक्तिशाली युद्ध सीक्वेंस था, लेकिन इसके लिए कीमत चुकानी पड़ी। उदाहरण के लिए, एक बार जब कोई व्यक्ति टाइटन सीक्वेंस को जागृत कर लेता है तो उसकी बुद्धि कुछ हद तक कम हो जाती है। टाइटन सीक्वेंस के महामानव युद्ध मोड में आसानी से उन्माद की स्थिति में चले जाते थे और वे तभी होश में आते थे जब या तो वे खुद गिर जाते थे या उनका प्रतिद्वंद्वी गिर जाता था। बड़े मूर्ख। चलो चलें। लंबी टांगों वाली लड़की का शरीर लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसकी बची हुई समझदारी ने उसे बताया कि उसे अब बिग फूल को जगाना ही होगा, अन्यथा सभी लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे।
लेकिन बिग फूल ने लंबी टांगों वाली लड़की की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक क्रोधित शेर की तरह विशाल विलो पेड़ पर हमला कर दिया। चेनये, लंबी टांगों वाली लड़की अब पूरी तरह से थक चुकी थी और उसके पास चेनये की मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेनये की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। टाइटन सीक्वेंस को समझे बिना भी वह बता सकता था कि बिग फूल शायद किसी भावनात्मक स्थिति में आ गया था। लंबी टांगों वाली लड़की की गुहार जोऊ लैन और जोऊ शियाओ की गुहार से अलग थी। ये दोनों सीक्वेंस सुपरह्यूमन थीं और वह बड़ा मूर्ख उसके प्रति काफी दोस्ताना व्यवहार करता था। बचत करें या ना करें, यही सवाल था। अगर यह जोऊ लैन या जोऊ शियाओ होती तो चेनये उन्हें बिल्कुल नहीं बचाता, लेकिन उनसे पहले मौजूद ये दोनों सीक्वेंस सुपरह्यूमन थे। उनका महत्व था और उन्हें बचाना जरूरी था। महज 0.01 सेकंड में चेनये ने अपना फैसला कर लिया। दांत पीसते हुए उसने पीछे हटना बंद कर दिया। उसने अपने हाथ से चलने वाले धनुष को बिग फूल की बांह पर निशाना साधा और एक तीर चलाया। इस समय चेनये को यकीन नहीं था कि उसके काले कुत्ते के खून से बने तीर वास्तव में काम करेंगे या नहीं। वह केवल यही उम्मीद कर रहा था कि दर्द उस मूर्ख में कुछ तर्कसंगतता जगा सके। तीर की नोक केवल बिग फूल की मोटी पीठ की मांसपेशियों में धंस गई। अत्यधिक मजबूत मांसपेशियों ऊतक ने चेनये के तीर के नोक को रोक दिया। चेनये ने मन ही मन हैरानी से देखा, इस बड़े मूर्ख के पास केवल मांसपेशियों के बल पर इतनी रक्षात्मक शक्ति थी। टाइटन वाला दृश्य वाकई बहुत डरावना था। गर्जन। आयरन लान अपने उग्र रूप में अपनी पीठ पर हुए हमले को महसूस कर रहा था। पीछे मुड़कर उसने देखा कि एक छोटा सा आदमी बेतहाशा भाग रहा है। आयरन लान ने जोर से दहाड़ लगाए और चेनये का पीछा करते हुए बड़े बड़े कदम बढ़ाए। चेनये ने मन ही मन निराशा में बड़बड़ाया, धिक्कार है, बड़े मूर्ख, तुम्हारी आंखों में वो भाव, क्या तुम मुझे जान से मारने की योजना बना रहे हो? आयरन लान की आंखें अब गुस्से से लाल हो गई थीं, मानो वह कोई क्रोधित विशालकाय जानवर हो। ये देखकर लंबी टांगों वाली लड़की को थोड़ी राहत मिली। अपनी टांगों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह बड़ी आसानी से और कुशलता से लौह शेर के कंधे पर खड़ी हो गई। लगभग पूरी तरह थक जाने के बावजूद लंबी टांगों वाली उस लड़की के लिए इसे हासिल करना मुश्किल नहीं था। पहाड़ी जैसे दिखने वाले सामान के बंडल के पास से गुजरते हुए लंबी टांगों वाली लड़की ने एक रस्सी फेंकी जो उस विशाल बंडल में फंस गई और उसका दूसरा सिरा आयरन लान की बांह से बंध गया। इस तरह समूह ने धूल का गुबार छोड़ते हुए सीधे लोंगेविटी विलेज के प्रवेश द्वार की ओर कूच किया। यदि ऊपर से देखा जाए तो एक लंबा सांप प्रवेश द्वार की ओर दौड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी पूंछ के पीछे धूल के निशान उड़ रहे होंगे। चेनये अब अपने जीवन भर में संचित की गई सारी शक्ति का उपयोग करके पागलों की तरह दौड़ रहा था। और इसी क्षण संपूर्ण दीर्घायु गांव अपनी नींद से जाग उठा। गांव के केंद्र से शुरू होकर अनगिनत विलो की शाखाएं बेतहाशा भाग रहे बचे हुए लोगों की ओर तेजी से बढ़ने लगीं। आह, मुझे बचाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ। थोड़ा धीमे चलने वाला एक जीवित व्यक्ति दहशत से चीख उठा जब विलो की शाखाओं ने उसकी टखने को पकड़ लिया और उसे अंधेरे में घसीट लिया। अन्य बचे हुए लोगों ने यह देखा और वे बुरी तरह डर गए और पहले से भी ज्यादा घबराकर भागने लगे। 2 या 3 और जीवित बचे लोग विलो की शाखाओं में उलझ गए और उन्हें अंधेरे में घसीट लिया गया। विलो की कई शाखाएं इमारतों को पार करते हुए सड़क के दोनों ओर अंधेरे से चुपचाप फैलकर चेनये का रास्ता रोक रही थीं। चेनये ने अपना हाथ उठाया और एक तीर चलाया। काले कुत्ते के खून से लथपथ तीर ने विलो की शाखा को भेद दिया। धुंधली अस्पष्ट चीखों के बीच विलो की शाखा तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। अचानक चेनये को अपने टखने में जकड़न महसूस हुई। कुछ सोचने से पहले ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर संतुलन खो रहा है और उसे उल्टा उठा लिया गया है। आखिरकार मेरी बारी। चेनये की हाथ वाली धनुष अब खाली थी, उसके पास कोई साधन नहीं बचा था। भले ही लंबी टांगों वाली लड़की चेनये की मदद करना चाहती हो, लेकिन उनके बीच की दूरी अभी भी बहुत अधिक थी। चेनये ने अपनी कमर से कुल्हाड़ी निकाली और विलो की शाखा पर जोर से वार किया। नाना से यह कुल्हाड़ी मिलने के बाद से चेनये इसे अक्सर काले कुत्ते के खून में भिगोता था। तीरों को काले कुत्ते के खून में भिगोने का कोई कारण नहीं था, लेकिन कुल्हाड़ी को नहीं। दरअसल चेनये को यह नहीं पता था कि काले कुत्ते के खून में कुल्हाड़ी भिगोने से काम चलेगा या नहीं, वह तो बस इसे आजमाकर देख रहा था। अप्रत्याशित रूप से इस प्रहार के साथ ही विलो की शाखा से एक हल्की अस्पष्ट चीख निकली। चेनये बेहद खुश हुआ और उसने अपने हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से 2-3 बार और वार किया। यह उल्लेखनीय था कि यद्यपि जीवित बचे लोगों के पास आग्नेयास्त्र या अन्य आधुनिक हथियार नहीं थे, फिर भी कई लोग धारदार औजार प्राप्त करने में कामयाब रहे थे। पहले जब बचे हुए लोग विलो की शाखाओं पर अपने नुकीले औजारों का इस्तेमाल करते थे तो इसका कोई असर नहीं होता था, लेकिन अब काले कुत्ते के खून से लथपथ वह बड़ा सा चाकू वास्तव में काम कर रहा था। इससे चेनये को परमानंद क्यों नहीं होगा। विलो की शाखा को काट दिया गया और चेनये का शरीर जमीन पर गिर गया। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद चेनये ने इस बात की परवाह नहीं की कि वह कितना अस्त व्यस्त दिख रहा था और फिर से बेतहाशा दौड़ने लगा। ये जी, इधर आओ। एक बड़े हाथ ने सीधे चेनये को उठा लिया और उसे किसी नर्म चीज पर रख दिया। ये पहाड़ी के आकार का बैग था, वही बैकपैक जो बिग फूल आयरन लान ले जा रहा था। उसकी आंखों में दिख रही लालिमा गायब हो गई थी और पहाड़ी जैसा दिखने वाला बैग वापस उसके कंधों पर था। अब चेनये को उस विशालकाय बैकपैक पर फेंक दिया गया था। कसकर पकड़ लो, मैं अब रफ्तार बढ़ाने वाला हूं। ये कहते ही आयरन लान की गति अचानक बहुत बढ़ गई।
चेन ये ने गिरने से बचने के लिए घबराकर बैग को कसकर पकड़ लिया। गांव का प्रवेश द्वार ठीक उनके सामने था। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C35 बाहर है। 1621 चूचे ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर एक नजर डाली, फिर अपनी नजरें उठाकर गांव के प्रवेश द्वार की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब भी शांत और संयमित भाव बने हुए थे। जब उसकी नजर गांव के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ी तो वह उतनी ही शांत और निर्मल बनी रही, जिसमें जरा भी जल्दबाजी नहीं दिखाई दी। जब चूचे ने अन्य जीवित बचे लोगों से नजरें मिलाईं तो उसकी आंखों में असाधारण शांति थी। चूचे की शांति देखकर बाकी बचे लोगों को कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन चूचे की आंखों के भीतर चिंता का एक हल्का सा निशान छिपा हुआ था। इस बिंदु तक, चाहे वह चेन ये हो, नाना और आयरन लान हो, या कोई अन्य जीवित व्यक्ति, लोंगेविटी विलेज से एक भी व्यक्ति नहीं भाग पाया था। इससे पहले ही कई जीवित बचे लोग गांव में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी हलचल नहीं दिख रही थी। जरा सी भी आवाज नहीं निकली। निर्धारित समय से 21 मिनट अधिक समय बीत चुका था। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता तो काफिला अब तक रवाना हो चुका होता। पाथफाइंडर सीक्वेंस की एक सुपरपावर बनने के बाद चूचे को हर समय खतरे का आभास होता रहता था। काफिले में बचे आम लोगों के रूप में वे शायद सोच रहे होंगे, अगर शंघाई जैसे एक बड़े महानगर का भी पतन हो गया था तो काफिले के साथ उनका समय इतना सुरक्षित और शांतिपूर्ण क्यों प्रतीत हुआ। कभी कभी तो उन्हें यह भी आश्चर्य होता था कि क्या प्रलय की बात सिर्फ एक भ्रामक अफवाह थी। उन समयों को छोड़कर जब काफिला बेतरतीब ढंग से रास्ते चुन लेता था, जैसे सुबह अचानक 7 या 8 किलोमीटर आगे बढ़ जाना, फिर दोपहर में 7 या 8 किलोमीटर पीछे हटकर शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाना। उन्होंने सुबह पूर्व दिशा की ओर जाने का स्पष्ट रूप से निर्णय लिया था, लेकिन जब प्रस्थान का समय आया तो वे इसके बजाय दक्षिण की ओर चले गए। हालांकि वे काफिले के नेता के अनियमित व्यवहार को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। काफिले के साथ रहने के दौरान सामग्री की कमी के अलावा उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। इतने लंबे समय तक काफिले में आरामदेह दिन बिताने के बाद कभी कभी उन्हें संदेह होने लगता था कि क्या विसंगतिपूर्ण प्रलय जैसी कोई चीज वास्तव में मौजूद भी है। लेकिन चूचे की नजरों में काफिले में जीवन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। वे वास्तव में हर पल खतरे के कगार पर थे। जिस दिन से चूचे एक पथ प्रदर्शक अनुक्रम बना, उसी दिन से वह विसंगतियों की आभा को बहुत ही संवेदनशील रूप से महसूस कर सकता था। उनकी धारणा में काफिला लगातार खतरे में था। आगे का रास्ता देखने में सुरक्षित लग रहा है। चूचे की धारणा में वास्तव में आगे बहुत बड़ा आतंक था। उन्होंने जो रास्ता अपनाया था वह देखने में शांतिपूर्ण लग रहा था। चूचे की धारणा में कई विसंगतिपूर्ण आभाएं काफिले के बचे हुए निशानों का पीछा कर रही थीं और उनका पता लगा रही थीं। असामान्य जीव मानव उपस्थिति के निशान के आधार पर मनुष्यों का शिकार करते थे और उन्हें मार डालते थे। इसी वजह से काफिले को लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता था और विसंगतियों को उनके विशिष्ट स्थान पर लॉक करने से रोकने के लिए उन्हें लगातार अपनी स्थिति बदलनी पड़ती थी। पाथफाइंडर के अस्तित्व का उद्देश्य असंख्य विसंगतियों से भरे इस सर्वनाश में काफिले के लिए एक सुरक्षित मार्ग खोजना था, जिससे काफिले के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। चूचे ने सभा का समय 4 बजे इसलिए निर्धारित किया था क्योंकि उनकी धारणा के अनुसार लोंगेविटी विलेज में 4 बजे से पहले तक रुकना सुरक्षित था। लेकिन एक बार 4 बज जाने के बाद इस बात की प्रबल संभावना थी कि अज्ञात विसंगतियां किसी भी समय काफिले को पकड़ सकती हैं। चूचे की धारणा में दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 10 किलोमीटर दूर एक भयावह आभा से युक्त एक असामान्य वस्तु निकट आ रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस असामान्य वस्तु ने काफिले की आभा का पता लगा लिया था और वह उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। शिंगहुआ कस्बे में भी पिछली बार यही हाल था। उस समय चूचे ने भी कई भयानक विसंगतिपूर्ण आभाओं को पास आते हुए महसूस किया था। यही कारण था कि उसने काफिले का नेतृत्व करते हुए हड़बड़ी मचा दी थी। ये स्थिति पिछली बार शिंगहुआ टाउन में हुई घटना से काफी मिलती जुलती थी। चूचे ने एक बार फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। 1622 मैं आपको 8 मिनट और दूंगा। 4:30 अगर तुम 4:30 बजे तक बाहर नहीं निकले तो मैं अब और आपका इंतजार नहीं कर सकता, अन्यथा पूरा काफिला ही खत्म हो जाएगा। चूचे की आंखों में छिपी गहरी चिंता थोड़ी और बढ़ गई। दर्द। उसके बगल में बूढ़े बाव की आवाज सुनाई दी। चूचे ने ओल्ड बाव की ओर देखा और उसकी आंखों में चिंता और फिक्र साफ दिखाई दी। चूचे ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी नहीं है बूढ़े बाव, चलिए कुछ मिनट और रुकते हैं, हम 4:30 बजे निकलेंगे। बूढ़े बाव ने कुछ नहीं कहा और जाने की तैयारी में मुड़ गए। उनके जल्द ही रवाना होने की खबर सुनकर काफिले में अफरा तफरी मच गई। वे अभी तक बाहर नहीं आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मेरे पति वापस नहीं आए हैं, मैं कहीं नहीं जा रही। दादी, वाह वाह, बड़े भाई, मेरे बड़े भाई अभी भी अंदर हैं, हम कैसे निकल सकते हैं? ... इस समय वे गांव के प्रवेश द्वार से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थे। आयरन लान की मौजूदा गति को देखते हुए वह शायद कुछ ही सेकंड में गांव से बाहर निकल जाएगा। चेन ये ने बैग की पट्टियों को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में चिंता और शांति दोनों झलक रही थी। इस समय गांव चारों ओर से प्रेतवाधित छायाओं से घिरा हुआ था। चेन ये यह नहीं बता सका कि ये प्रेतवाधित परछाइयां लाश की कठपुतलियां थीं या अन्य विसंगतियां। उसके कानों के पास से सांप की जीभ जैसी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, हे, क्या तुम रुककर मेरे साथ नहीं खेलोगे? वो, क्या तुम सच में जा रहे हो?
मुझे बहुत ठंड लग रही है, गांव में बहुत ठंड है, क्या तुम रुकोगे नहीं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चेनिये के कानों में अनगिनत आवाजें गूंज रही थीं। इन आवाजों में बुजुर्ग लोग, महिलाएं, छोटे बच्चे और युवा शामिल थे। कुछ आवाजें तो काफी जानी पहचानी सी लग रही थीं, जैसे कि काफिले के सदस्य। कुछ आवाजें बिल्कुल अपरिचित लग रही थीं। चेनिये का दिमाग सुन्ना और भ्रमित हो गया। एक युवक जो गांव से बाहर भागने ही वाला था, अचानक रुक गया। उसकी आंखें भ्रमित थीं। वह मुड़ा और पास के अंधेरे की ओर चल पड़ा, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। वूश! चेनिये ने अपना हाथ उठाया और अंधेरे में मौजूद एक काली परछाई की ओर तीर चलाया। आह! एक तीखी चीख सुनाई दी, जिससे चेनिये के कानों को एक पल के लिए राहत मिली और उसकी थोड़ी सी सोचने समझने की क्षमता वापस आ गई। लंबी टांगों वाली लड़की की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसकी लंबी तलवार अंधेरे की ओर वार करती हुई आगे बढ़ी। तलवार की ऊर्जा हवा को चीरते हुए अंधेरे पर हमला करती हुई आगे बढ़ी। आह! एक और चीख सुनाई दी। तलवार की इस ऊर्जा को छोड़ने के बाद लंबी टांगों वाली लड़की लड़खड़ा गई और लगभग बिग फूल की पीठ से गिर ही गई। तब तक लड़की का छोटा सा चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, मानो वह 3 दिन पहले मृत पड़े शव की तरह सफेद दिख रहा हो। उसके कभी गुलाबी रहे होंठ भी राख जैसे भूरे हो गए थे। बड़े मूर्ख, रुको मत, जल्दी करो, चेनिये ने तुरंत याद दिलाया। धत्तेरी की, कसकर पकड़ें। आयरन लान के 3 मीटर ऊंचे शरीर से धुंधली लाल धुंध फूट पड़ी और उसकी पूरी आभा में एक नाटकीय परिवर्तन हुआ। इस समय चेनिये की धारणा में आयरन लान एक प्रागैतिहासिक विशालकाय जानवर जैसा प्रतीत होता था। चेनिये ने अपने हाथ को बैकपैक की पट्टी के चारों ओर लपेट लिया और दूसरे हाथ और पैर का इस्तेमाल करके धनुष को तैयार किया। चेनिये सामान्य दिनों में एक हाथ से कॉकिंग तकनीक का अक्सर अभ्यास करता था और अब यह उसके काम आ गई। काले कुत्ते के खून में भीगा हुआ एक तीर पहले से ही लोड किया हुआ था। जैसे ही चेनिये ने धनुष को तैयार करना समाप्त किया, उसे अपने बगल में एक आकृति के प्रकट होने का हल्का सा आभास हुआ। यह आकृति किसी बूढ़े पहाड़ी बंदर की तरह अविश्वसनीय गति से चलती थी। कुबड़ा बूढ़ा कठपुतली। चेनिये का दिल घबराहट से उछल पड़ा। ये कुबड़ा बूढ़ा कठपुतली अचानक अभी क्यों प्रकट हुआ? चेनिये ने कुबड़ा बूढ़े पुतले की ओर देखा और पाया कि वह भी उसकी ओर देख रहा था। उसका मुंह एक अतिरंजित वक्र में फैला हुआ था, मानो वह उस पर मुस्कुरा रहा हो। लेकिन कुबड़ा बूढ़े कठपुतली की पीठ पर बना मानव सिर उसे तीव्र द्वेष से घूर रहा था और एक धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? मर जाओ, तुम सब मरने वाले हो, सब मरने वाले हो। मैं तुम्हारे जैसा ही बनूंगा, मैं तुम ही हूं। चेनिये ने हाथ उठाया और तीर चलाया। कुबड़ा बूढ़ा कठपुतली न तो चकमा दे सका और न ही बचाव कर सका, जिसके चलते तीर उसकी आंख के सॉकेट को भेद गया। इससे पहले कुबड़ा बूढ़ा कठपुतली चेनिये के तीरों से घायल होने के बाद सावधानी बरत रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चेनिये का तीर कहीं और जा लगा है। कुबड़ा बूढ़ा कठपुतली अपनी आंख में तीर फंसा होने के बावजूद दौड़ता रहा। उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसका शरीर अब भी बंदर की तरह फुर्तीला था। चेनिये के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसे आसन विनाश का एहसास सताने लगा। लेकिन ठीक उसी क्षण चेनिये ने अपने पूरे शरीर में गर्माहट की लहर महसूस की। उसकी आंखों के सामने का धुंधलापन अचानक उजाले में बदल गया। उसके सामने हल्की पीली रोशनी बरस रही थी, गर्म और चमकदार। वह बाहर था। चेनिये ने एक बार फिर कुबड़ा बूढ़े पुतले की ओर देखा। उसने देखा कि कुबड़ा बूढ़ा कठपुतली अब गांव के किनारे पर छाया में खड़ा था, अभी भी उस पर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था और तीर अभी भी उसकी आंख के सॉकेट में फंसा हुआ था। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C36 अकेली छाया। 1628 4:30 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। काफिला किसी भी क्षण रवाना होने के लिए तैयार था। हालांकि कई लोग अभी भी आपत्ति जता रहे थे, लेकिन काफिले के रवाना होने का फैसला अपरिवर्तित रहा। कुछ बचे हुए लोग नखरे दिखाने लगे और अनुचित मांगे करने लगे, यहां तक कि उन्होंने जमीन पर लेटने और हिलने से इनकार करने की योजना भी बना ली। लेकिन फिर भी वे चूचे के फैसले को नहीं बदल सके। चूचे के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, वह अब भी शांत दिख रहा था। अन्य बचे हुए लोगों को ऐसा लग रहा था कि कैप्टन चू के फैसले को बदलने में कुछ भी सक्षम नहीं है। कई जीवित बचे लोगों ने तो मन ही मन चूचे को क्रूर और निर्दयी होने के लिए कोसते हुए कहा कि उसका दिल पत्थर का है। चूचे की दृष्टि में काफिले के भीतर से आ रही हलचल महज एक मामूली शोर थी। दरअसल इस समय चूचे अंदर ही अंदर बेहद चिंतित थी। पाथफाइंडर सीक्वेंस के सीक्वेंस सुपरपावर उपयोगकर्ता के रूप में उसकी संवेदन क्षमता अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होनी चाहिए। वह ये जानने की कोशिश करना चाहता था कि लॉन्गेविटी विलेज के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इस समय वह ऐसा करने में असमर्थ था। जब से बचे हुए लोग लॉन्गेविटी विलेज में दाखिल हुए थे, तब से उसकी अधिकांश धारणा किसी न किसी प्रकार की बाधा से अवरुद्ध हो गई थी। उसे बस इतना ही स्पष्ट रूप से आभास हो रहा था कि लॉन्गेविटी विलेज के अंदर अनगिनत विसंगतियां मौजूद थीं। चूचे को यह महसूस हो रहा था कि उनके सामने दिख रहा दीर्घायु गांव भी नकली था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लॉन्गेविटी विलेज के अंदर क्या हो रहा था। शायद सभी जीवित बचे लोग दीर्घायु गांव में ही रह गए थे। उनकी आंखों के सामने मौजूद भ्रम के नीचे शायद जीवित बचे लोगों के शव पड़े हों, या शायद गांव में उस समय भीषण लड़ाई चल रही थी। चूचे ने गांव की स्थिति को भांपने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस समय वह ऐसा करने में असमर्थ था।
ठीक उसी समय लॉन्गेविटी विलेज के प्रवेश द्वार पर कुछ बदल गया। एक छोटा सा पहाड़ किसी तरह की बाधा को तोड़कर अचानक सबके सामने प्रकट हो गया। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी दूसरी दुनिया से अचानक प्रकट हो गया हो। वह छोटा पहाड़ एक गिरते हुए सुनहरे पहाड़ या जैद स्तंभ की तरह ढह गया। जैसे ही छोटा पहाड़ गिर गया, अंततः सभी को स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि यह छोटा पहाड़ वास्तव में क्या था। एक 3 मीटर लंबा दैत्य जिसकी पीठ पर एक विशालकाय बैग है। वह विशालकाय आकृति स्पष्ट गति से सिकुड़ रही थी। पलक झपकते ही उस विशालकाय व्यक्ति की 3 मीटर की ऊंचाई घटकर मात्र 2 मीटर से थोड़ी अधिक रह गई थी। उस दैत्य के गिरने के साथ ही एक पुरुष और एक महिला भी गिर पड़े। पुरुष और महिला की हालत भी दयनीय थी। उस महिला का चेहरा कागज की तरह पीला था, उसके होंठ राख जैसे भूरे थे, उसके लंबे बाल धूल से ढके हुए और बिखरे हुए थे। उस आदमी की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके कपड़े तार तार थे और उसका माथा पसीने और धूल से चमक रहा था। चूचे की शांत आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। इन तीनों लोगों को प्रकट होते देख बचे हुए लोग उत्साह से झूम उठे। काफिले में और भी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। बूढ़े बाओ, बूढ़ेली, वे वापस आ गए हैं। पतिदेव, क्या आपने मेरे पति को देखा है? बड़े भाई, क्या आप वापस आ गए हैं? बेटा, तुम कहाँ हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वहां का माहौल पूरी तरह से अराजकता में तब्दील हो गया। कुछ ही देर में और भी जीवित बचे लोग गांव से बाहर भागने लगे। बचे हुए लोग एक एक करके उन कुछ लोगों के पीछे पीछे निकलते हुए दिखाई दिए। पति, एक महिला एक अस्त व्यस्त हालत में एक आदमी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, मानो उसके आंसू मोतियों की टूटी माला से जमीन पर गिर रहे हों, और वह उसकी बाहों में गिरकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उस व्यक्ति के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। उसने खून से सना हुआ हाथ अपनी पत्नी के कंधे पर रखा और प्रसन्न भाव से उसे सांत्वना दी। वहां एक बड़ा भाई भी था जो अपनी छोटी बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि वह बच निकला है, और उसे रोने के लिए मना कर रहा था। एक अन्य जीवित व्यक्ति आपूर्ति से भरा हुआ बैग लिए चुपचाप एक साइकिल की ओर चला और सिगरेट जलाई। शायद उसके परिवार के सभी सदस्य पहले ही जा चुके थे। कई लोग अपने पंजों पर खड़े होकर गर्दनें ऊपर उठाकर गांव की ओर देखने लगे, लेकिन उन्हें गांव के अंदर केवल एक धुंधली सी छाया ही दिखाई दी, जिसमें कोई भी मानव आकृति नजर नहीं आ रही थी। इन लोगों को वे आंकड़े नहीं मिले जिनकी उन्हें उम्मीद थी। एक दूसरे का सहारा बनी दो बहनें, झो लैन और झो शियाओ भी जीवित बचे लोगों में शामिल थीं। दोनों बहनें बेहद दयनीय स्थिति में थीं। झो लैन की पहले से बंधी हुई चोटी अब बिखरी हुई और फैली हुई थी। उसके चेहरे का पसीना उसके बालों को गीला कर रहा था और उसके चेहरे और गर्दन पर चिपक रहा था। किसी समय उसका एक जूता खो गया था। झो शियाओ की हालत भी उसकी बहन से कुछ खास बेहतर नहीं थी। झो शियाओ की जांघ और बांह पर 2 गहरे घाव थे। खून उसके कपड़ों से बह रहा था और उसके आधे शरीर को भिगो रहा था। पहले गांव के अंदर कम रोशनी के कारण देखना मुश्किल था, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसके अलावा झो शियाओ के ऊपरी शरीर पर मौजूद कपड़े बड़े बड़े छेदों से फटे हुए थे, जिससे अंदर का असाधारण दृश्य दिखाई दे रहा था। तभी कई बचे हुए लोगों को एहसास हुआ कि यह सीधा साधा युवक वास्तव में एक लड़की थी। इन बचे हुए लोगों की आंखों में लालच झलक रहा था। वे अपने होंठ चाट रहे थे और बेहद लोभी दिख रहे थे। इस बार बहनों को अत्यधिक खतरे का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें पर्याप्त पुरस्कार भी मिले। वे जो बैग लेकर आए थे वे न केवल पूरी तरह से भरे हुए थे, बल्कि उन्होंने रास्ते में एक अतिरिक्त बैग भी ले लिया था। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने बैग घसीटकर अपनी गाड़ी तक ले गईं। समय तेजी से बीत रहा था। चूचे को तो विसंगतियों के आने की आहट भी महसूस हो रही थी। वे दीर्घायु गांव के प्रवेश द्वार पर बहुत देर तक रुके रहे थे। उनकी धारणा के अनुसार कई असामान्यताओं ने पहले ही यहाँ की स्थिति को भांप लिया था और वे पास आने लगे थे। काफिला व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा, जिसमें लोग आयरन लान के विशाल शरीर को बस में ले जा रहे थे। कई अन्य लोगों ने आयरन लान के पहाड़ जैसे विशालकाय बैकपैक को बस के निचले हिस्से में बने कार्गो होल्ड में ठूंस दिया। इन सामग्रियों को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि उन्हें वितरण के लिए एक सुरक्षित स्थान न मिल जाए। अब नौसिखिया न होने के कारण चेन ये भी जानता था कि समय तेजी से बीत रहा है। वह अपनी मोटर वाली तिपहिया साइकिल तक गया और अपना बैग उसके कार्गो बेड में फेंक दिया। अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए वह एक सिगरेट जलाने ही वाला था। चेन ये वो पेट्रोल है जो एचे ने तुम्हारे लिए भेजा है। ओल्ड बाव पेट्रोल का एक डिब्बा लेकर आया और उसे चेन को सौंप दिया। चेन की गाड़ी में बचा हुआ आखिरी बूंद पेट्रोल भी खत्म हो गया था और उसने मूल रूप से चूचे से कुछ पेट्रोल उधार लेने की योजना बनाई थी। चेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि चूचे ने कोई तैयारी नहीं की थी। काफिले में मौजूद गिने चुने सीक्वेंस सुपरपावर उपयोगकर्ताओं में से एक होने के नाते कैप्टन चू निश्चित रूप से कुछ योगदान देंगे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि चूचे इतनी विचारशील होंगी और इसे सीधे भेज देंगी। चेन ने औपचारिकता न बरतते हुए हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और कहा, धन्यवाद, मैं इसे बाद में लौटा दूंगा। बूढ़े बाव ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गए। मेले के जुलूस में कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया गया। पेट्रोल का यह डिब्बा वापस करना पड़ा। इस पेट्रोल के डिब्बे में शायद केवल 15 लीटर पेट्रोल ही आ पाता था। मोटर ट्राइसाइकिल की टंकी भरने में लगभग आधी ही ईंधन का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने इस मोटर ट्राइसाइकिल की ईंधन टंकी की क्षमता की विशेष रूप से गणना नहीं की थी, लेकिन यह संभवतः लगभग 7 लीटर थी।
बाद में अपग्रेड करते समय उसे ईंधन टैंक की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता थी। यदि यह बहुत कम होती तो रेंज अपर्याप्त होती। इस प्रलय में अपर्याप्त रेंज कभी कभी घातक साबित हो सकती है। कम से कम भविष्य में आपूर्ति के दौरान उपयोग के लिए कुछ गैसोलीन के डिब्बे रिजर्व में रखना अच्छा होगा। इस समय चेन ये भागने के लिए काफिले का पीछा करने में व्यस्त था। उसके पास ये जांचने का समय नहीं था कि उसने दीर्घायु गांव की इस यात्रा से कितने वधन अर्जित किए हैं, लेकिन उन्हें लगा कि इनकी संख्या कम नहीं होगी। इस बार वह जो काले कुत्ते के खून से बने तीर लाया था उनमें से केवल कुछ ही बचे थे। ईंधन भरने के बाद काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चेन ये ने एक सिगरेट जलाई, एक लंबा कश लिया, धुएं के कई छल्ले उड़ाए और फिर अपनी मोटर तिपहिया साइकिल चालू कर दी। गांव के प्रवेश द्वार पर कुछ बचे हुए लोग अभी भी आशा भरी निगाहों से गांव की ओर देख रहे थे। समय बीतने के साथ साथ उनकी आंखों में आशा की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। कोई लगातार कुछ बुदा रहा था, अब भी आकृतियों के प्रकट होने की उम्मीद में। बीप बीप, काफिले के आगे चल रहे संशोधित ऑफ-रोड वाहन ने एक तेज हॉर्न बजाया और काफिला आगे बढ़ने लगा। प्रलयकारी सूर्यास्त के नीचे धुंधली पीली रोशनी ने दीर्घायु गांव के प्रवेश द्वार पर बनी कुछ घुमावदार छायाओं को बहुत लंबा कर दिया। संपर्क सेवा की शर्तें।